सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। एंड उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, तो एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए तो स्टार्ट किया जाए लेवल 2 का पहला मॉक फॉर दी अपकमिंग एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। जल्दी से बताइए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। मालिक कहाँ हैं आप? अभी वॉइस नहीं आ रही क्या? हाँ जी, और दो मोदी को वोट। अच्छा ऑल क्लियर रखा। सबसे पहली बात तो ये बताओ कितने लोगों ने ये मॉक लगाया? जल्दी बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड दिस मॉक लेवल 2 का मॉक 1 फॉर द सीजीएल एग्ज़ाम? और कितने लोगों ने लगाया एंड कितना आपको, एक मैं पोल ही करवा लेता हूँ, रुको, ठीक है। एंड कैसा लगा आप लोगों को? चलो जल्दी बताओ कैसा लगा। जिन लोगों ने खासकर दिया है स्टेनो का सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल, वो वाले बताइए खासकर कैसा लगा, उसके कंपैरिजन में कैसा लगा। मौसम 18 सही है, ओके। सर वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा लगा सर, फेज 13 एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। जल्दी बताओ। 9 राइट 9 रॉन्ग, ओके। ये पीडीएफ सभी लोगों ने खोल रखा है? अच्छा लगा सर, फेज 13 एग्ज़ाम ठीक तो है। वॉइस क्या दिक्कत है? लगा है सर, अच्छा है लेकिन टाइम ज़्यादा जा रहा है। हाँ तो वहाँ पे भी ज़्यादा ही जाएगा, इसीलिए ये ऐसा दिया है मॉक, ठीक है। टाइम वहाँ पे ज़्यादा ही जाएगा। अगर जिस तरह का सिलेक्शन पोस्ट का पूछा है, अगर उस तरह से आता है तो टाइम ज़्यादा ही जाएगा आपका वहाँ पे। लेवल बढ़िया था सर, बढ़िया था। चलो ये स्टार्ट करते हैं। बढ़िया था तो मस्त, थोड़ा सिले मिस्टेक हो गया, कोई नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला मॉक है एंड ये मैं बता दूं क्योंकि ये पहला मॉक है, इसलिए कि ये मॉक हम ऑन अ रेगुलर बेसिस करेंगे एक्सेप्ट आपका ये एज यू ऑल नो कि 31 को, ठीक है, टीचर्स का मीटिंग है, तो उसकी वजह से 31 को क्लास नहीं होगी, ठीक है। 31 जुलाई को क्लास नहीं होगी। बाकी तो आपको ये डेली देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको पता है कि पहले ही पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, जो कि आज कर दी गई थी लगभग ऑन अ डेली बेसिस। वही 12-1 बजे कर दी जाएगी पीडीएफ परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो क्विज़ है इसी पे बेस्ड, अब एक क्योंकि कुछ स्टूडेंट के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि सर इसमें पीडीएफ में नीचे आंसर दिए हुए हैं, तो सर कैसे, मतलब अब क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या बोलूँ क्या मैं, हैं। टेलीग्राम पे डाल रखा है, पूरा स्टेप भी लिख रखा है किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, कि पहले एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाके क्विज़ अटेम्प्ट करना है। इसको एज ए रेफरेंस के तौर पे दिया गया है कि जब मैं पढ़ाऊँ तो तुम्हारे पास हो, और जब तुम्हें रिवीजन करना हो तो तुम्हें वहाँ पे ऐप में ना जाना पड़े, तुम्हारे पास पीडीएफ पड़ा हो। इसलिए पीडीएफ में भी दे दिया, क्विज़ में भी दे दिया। पीडीएफ प्रोवाइड करने का पर्पस यही है बस, ठीक है। लगाना आपको ऐप या वेबसाइट पे जाके, फिर ये आपके लिए रेफरेंस के तौर पे दिया गया है, ओके। सर आंसर मत दिया कीजिए पीडीएफ में, आप क्लास में आंसर्स बताया कीजिए। ले नहीं, ले ये भी मेरी गलती। मैं बता तो रहा हूँ, ठीक है, कल से नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आपके रेफरेंस के लिए देता हूँ, कल से पीडीएफ में आंसर्स नहीं मिलेंगे, ओके। कल से पीडीएफ में आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, डन। रही बात, ठीक है, कल से पीडीएफ में आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, यहीं पे ही क्लास में बताऊंगा। बाकी अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप क्विज़ अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा ऐप या वेबसाइट में, तो वहाँ पर आपको आंसर्स मिले होंगे, जो भी आपने अटेम्प्ट किया होगा उसको, ठीक है। एंड ओके, ठीक है। एंड ये हम लोग लेवल अप करके क्यों चीज़ें चल रहे हैं, आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ग्रेजुएशन लेवल में चीज़ें आ पाई हैं एंड दीज आर ओनली फॉर द सीजीएल एस्पिरेंट्स, नॉट फॉर एमटीएस और सीएचएसएल, बिकॉज सीएचएसएल में वो क्लास 12th वाला अगर लेवल फॉलो करेगा, जिस हिसाब से अभी जो सिलेक्शन पोस्ट हुआ फेज़ 13, तो उसमें 10th बहुत आसान आया है, 12th थोड़ा उससे ज़्यादा हार्ड, एंड ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा हार्ड आया है।
तो क्योंकि सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है तो इसलिए हम वो लेके चल रहे हैं। 12th वाले क्या करें, सिर्फ स्टेनो वाले, CHSL वाले, ये MTS वाले 10th लेवल वाले, अगर वो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जैसा फॉलो करेगा जिसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, तो आप ये मान के चलो कि आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, सब आसान लगेगा, सब कुछ आसान लगेगा। ठीक है, पहले क्या था, वो होता था गेहूँ घुन सब पिस जाते थे एक साथ, अभी क्या है गेहूँ अलग घुन अलग, मतलब लेवल वाइज अलग अलग सेग्रीगेशन कर दिया गया है। तो अगर हम लोगों ने इस लेवल का पढ़ा है, ठीक है, टॉप लेवल का पढ़ा है, हम लोगों ने यूपीएससी तक के क्वेश्चंस लगाए हैं, तो हमने टॉप लेवल तक का पढ़ा है। अब 12th लेवल का देने जा रहे हैं जिस हिसाब से अभी पूछा जा रहा है CHSL, तो दैट वुड साउंड यू ईजी। ठीक है, आपको आसानी लगेगा। अब ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आज क्योंकि पहला लेक्चर इसलिए थोड़ा सा लेक्चर देना पड़ रहा है ये सारी चीज़ों का। ओके चलो, स्टेनो की प्रायोरिटी दो, स्टेनो का यार मैं वही बोलूँगा, नहीं को तो मैं अलग से स्टेनो का वीडियो ही बना दूंगा कल। ठीक है, या तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा स्टेनो वालों को क्या क्या करना है। वैसे तो जो कर रखा है उसी को आराम से करके जाओ, ख़त्म है चीज़। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके में आएंगे नहीं, आ सकते हैं, तो आप स्टेटमेंट बेस्ड चाहें तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे ने बताया काफ़ी उन्हें कि 12th जो लेवल है उसमें भी, सिलेक्शन पोस्ट के 12th लेवल में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन उतने टफ नहीं होंगे वो करना। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपके पास लिटिल बॉय है तो वहाँ से ही प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आपको लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर लो। ओके सर, आंसर चाहिए PDF में, भाई पोल करवा देंगे टेलीग्राम पर, बता देना। एक सेकेंड रुकिएगा। सॉरी, हिंदी PDF चाहिए, हिंदी PDF दी जा चुकी है टेलीग्राम पे। ठीक है, और आज सिर्फ मैं इसीलिए एंटरटेन कर रहा हूँ नोट्स, बिकॉज आज पहली क्लास इसलिए। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स रोल इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो आई थिंक आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया होगा, काफ़ी लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किया होगा, तो मुझे आंसर छिपा के चलना पड़ेगा, कल से मैं आंसर नहीं रखूँगा PDF में। ट्रोपोस्फियर बीइंग द लोएस्ट लेयर, और हाँ एक चीज़ मैं फिर से शुरुआत में बता दूँ कि यहाँ पे आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे मैं आराम से लिखवाऊँगा, तो प्लीज़ लेक्चर मत लीजिए। ठीक है, ये लास्ट के 15 दिन बाकी हैं, लास्ट के 15 दिन में टारगेट है कि 15 मॉक करें, और कायदे से एकदम दो पर्पस फुलफिल होंगे। एक, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आपको फेमिलियर करवाना, दूसरा साथ ही साथ जितनी चीज़ें हम रिवाइज कर सकते हैं उन क्वेश्चंस के थ्रू उनको रिवाइज करना। तो वो रिवीजन हमें बहुत ही प्रोडक्टिवली करना है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, तो खट फटाफट होंगी चीज़ें। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, थोड़ा सा अपने दिमाग को तरोताज़ा करके बैठें, एक डीप ब्रीथ ले के बैठें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ये पहले बात तो ध्यान रखना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट। ठीक है, ये भी सीखना है कि किस तरह से अटैम्प्ट करना है, नहीं तो आंसर तो आपको पता ही है, सब कुछ पता है, लेकिन अटैम्प्ट कैसे करना वो ध्यान से देखते रहिएगा, वो भी एक पर्पस है यहाँ पर जो फुलफिल होगा। करेक्ट पूछा इनकरेक्ट, पहले तो ये चीज़ देखनी। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, डरना नहीं है, खुश हो जाना है। क्यों? आसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1-2 को भी एलिमिनेट कर दिया, एक को भी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि आपके पास 3 ऑप्शन है एक क्वेश्चन को सही करने के। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने किस साल डिस्कवर किया था, तो ऑप्शन है, ठीक है, 1820, 1827, 1920 आता है तो ठीक है, नहीं तो तुम कोई लॉजिक नहीं लगा पाओगे वहाँ पे, ये साफ सीधी बात है। यहाँ पे क्या है, मान लो कि मुझे पढ़ते हैं स्टेटमेंट, द ट्रोपोस्फियर बीइंग द लोएस्ट लेयर होस्ट नियरली ऑल वेदर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्टॉर्म्स, रेनफॉल एंड क्लाउड फॉर्मेशन। ओके, मुझे पक्का पता है, पक्का सही है। ठीक है, मुझे पता है पक्का सही है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जिसमें 1 नहीं है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर A, वो नहीं होगा आंसर। इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल आपके पास ऑफलाइन मोड में पेपर नहीं है, बट फिर भी अपने दिमाग में इस, या तो ऑप्शन आप लिख लो A B C D, तुरंत जो आपको पेपर मिलता है A B C D, उसमें कट लगा दो कि A तो नहीं होगा, अब बचा B C D। इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर बीइंग द लोएस्ट लेयर, अब जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, जो ट्रोपोस्फियर है वो लोवेस्ट लेयर है, कहाँ तक जाती है? 8 किलोमीटर, पोल्स पे 18 किलोमीटर, इक्वेटर पे एवरेज 13 किलोमीटर का। इक्वेटर पे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कन्वेक्शन करंट ऊपर तक डेवलप होती है। क्यों डेवलप होती है? बिकॉज वहाँ पर हीट ज़्यादा रिसीव होती है,
ठीक। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा हीट इक्वेटर पे नहीं बल्कि थोड़ा सा ट्रॉपिक्स पे रिसीव होती है, ट्रॉपिक्स पे, यानी कि स्लाइटली अप एंड डाउन ऑफ द इक्वेटर। रीज़न ये है कि यहाँ पर इक्वेटर में क्या होता है ना, बारिश भी दबा के होती है। क्यों? क्योंकि बादल बहुत होते हैं, इसलिए क्योंकि हीट बहुत पड़ती है, तो उन बादल की वजह से जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है, धूप, वो नहीं आती है। आती है लेकिन उतनी नहीं आती जितना ऊपर नीचे आती है, क्योंकि वहाँ पर क्लियर वेदर मिल जाता है। ट्रोपोज का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग। सारी मौसमी घटनाएं, वेदर फिनोमेना यही होते हैं। ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, उसको हम लैप्स रेट यानी कि गिरावट की दर बोलते हैं। ठीक है। पॉजिटिव लैप्स रेट का मतलब होता है ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज होना। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है, या 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। ठीक, खत्म। ट्रोपोस्फियर पूरा खत्म। ओके, देन आते हैं स्ट्रेटोस्फियर पे। स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल कहाँ तक जाता है? 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर। अब यहाँ पर समताप मंडल में क्या होता है कि ऊपर जाने में टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, और यहाँ पर ओजोन लेयर आपको देखने को मिलती है, ओजोन की परत देखने को मिलती है, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वो ओजोन लेयर को हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में, डॉप्सन इकाई में मेजर करते हैं उसको। और ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी होगी, परमाणुता, क्योंकि इसमें 3 एटम्स हैं तो ट्राई एटॉमिक होगा। और अगर बात करेंगे तो चलो अभी प्रोटोकॉल पे तो मैंने क्वेश्चन रखा था, आगे क्वेश्चन मिलेगा। और ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे। ओके, यहीं पे जेट प्लेन वगैरह आपके सब फ्लाई करते हैं। मेसोस्फीयर में आते हैं, अगेन टेम्परेचर घटेगा, यानी कि पॉजिटिव लैप्स रेट होगा। यहाँ पॉजिटिव लैप्स रेट, यहाँ नेगेटिव लैप्स रेट। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ा था। मेसोस्फीयर की अगर बात करें तो ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है, सबसे ठंडी लेयर होती है। ये चीज़ ध्यान रखना है। मीटियोर जो होते हैं, उल्कापिंड, वो यहाँ के खत्म हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि यहाँ पर जल जाते हैं वहाँ के। एंड ये ध्यान रखना है कि लगभग 80-85 किलोमीटर तक जाता है ये। ओके, बस 2 फैक्ट। थर्मोस्फीयर, अगेन टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पर आपको आयंस देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं। यहाँ से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, ये लगभग 90 किलोमीटर तक जाता है। अगर हम यहीं पे थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि हमारे एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ था, तो एवोल्यूशन इस तरह से हुआ था, 3 स्टेजेस। कितनी स्टेजेस बोलेंगे सभी लोग? 3 स्टेजेस हुई थी। 3 स्टेजेस कौन कौन सी थी? ठीक है सर, सुनिए, सुनाने वाला कोई काम नहीं, रिवीजन करिए, मैं कोई आपके कमेंट नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, अगर वॉइस प्रॉपर ना है बीच में इस तरह से तो ही आप वो करिएगा, नहीं तो सिर्फ एंगेजमेंट रखिएगा कि ये वो फैक्ट रिकॉल करो, कमेंट लिखो, फैक्ट रिकॉल करो, कमेंट लिखो। फैक्ट आधे घंटे ही करेंगे, और आधे घंटे में एकदम दिमाग फट जाना चाहिए। ठीक है, लगभग 40 मिनट 45 मिनट, और इतने में दिमाग फट जाना चाहिए लिटरली। और नहीं फटा तो समझ लो कि तुमने वही ना कि जिम गए और तुम्हारे दर्द ना हुआ तो समझ लो कि तुमने ढंग से वेट्स लिफ्टिंग नहीं करी है। ओके, तो 3 स्टेजेस में हुआ। सबसे पहले तो लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर हुआ, यानी कि जो पहले से एटमॉस्फेयर प्रेजेंट था वो हाइड्रोजन हीलियम था, उसमें सोलर फ्लेयर्स आए, उनको उड़ा के ले गए, उड़ा ले जाऊँगा तुम्हें हम सोलर फ्लेयर्स में, तो वो ऐसा टाइप हुआ। देन डी गैसिंग हुआ, यानी अंदर से गैसेज निकली। अंदर से गैसेज जो निकली उनका क्या हुआ कि उनका फिक्सेशन किया, जो उस टाइम पे बैक्टीरिया वगैरह थे, यानी कि फिक्सेशन बाय दी लिविंग वर्ल्ड 3 स्टेजेस में हुआ। क्या? लॉस हुआ, डी गैसिंग हुआ एंड फिक्सिंग हुआ। ओके, खत्म। तो यहाँ पर द स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन्स द ओजोन लेयर विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये भी सही है। मेसोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट लेयर, बिल्कुल सही है, एंड हैज़ द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। हाईएस्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा। अब देखो, ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने में टेम्परेचर कम क्यों होता है? क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो हीट किसकी वजह से होता है? वो गर्म किसकी वजह से होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन की वजह से नहीं होता है, इंसोलेशन की वजह से नहीं होता है, वो आतपन की वजह से नहीं होता है, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से होता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से कैसे होता है कि जो हमारी गैसेज रहती हैं वो ट्रांसपेरेंट है, इंसोलेशन के लिए ओपेक हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर को वो क्या कर देते हैं? हीटअप कर देते हैं। तो इसीलिए ऊपर जाने में, क्योंकि इस तरह से हीटअप हो रहा है, तो यहाँ ज़्यादा गर्म होगा, यहाँ कम गर्म, और इस तरह से आपका होता रहता है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा, अगर मैं ग्रीन हाउस अगर बात करूँ हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो CO2 नहीं, वाटर वेपर है। वाटर वेपर के बाद आता है CO2, उसके बाद आता है मेथेन CH4। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी ग्रीन हाउस गैस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, एंड इंसोलेशन जो रिफ्लेक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका पहाड़। ठीक है, पहाड़ में क्या पड़ी हुई? बर्फ़। अब मुझे बताओ, अगर धूप यहाँ पड़ेगी और एक ये A है, ये B है, कहाँ ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी? A में या B में? A में या B में? A में या B में? सर B में। क्यों? क्योंकि इसका अल्बीडो ज़्यादा है। अल्बीडो क्या होता है? अल्बीडो होता है रिफ्लेक्शन पावर। तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो होती है, यानी कि बर्फ़ होती है, उसका अल्बीडो सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम किसका होता है? असफाल्ट। असफाल्ट क्या होता है? रोड जो बनती है वो असफाल्ट से ही बनती है। अभी सबसे पहली बाइटुमिन बेस्ड रोड कहाँ बनी है, जरा बताइए? किस नेशनल हाईवे में उसका एक पार्ट बनाया गया? तो ये बनाया गया NH44 में, नेशनल हाईवे 44 में, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो रन करता है फ्रॉम दी कश्मीर टू कन्याकुमारी। ओके,
ठीक है। तो तीसरा वाला गलत क्यों होगा? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है, आप खुद सोचो, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगेगी। तो जितना भी आपका मौसमी घटनाएँ क्यों होती हैं, क्यों यहाँ पर जाता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है ट्रोपोस्फेयर का? ट्रोपोस्फेयर का कॉम्पोजिशन होता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन होता है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.036%। जो भी तुमको फैक्ट ना लगे कि ये एक सेकंड से ये क्या बोल दिया सर ने, तुरंत पेन पेपर रखो, खटाखट मारा, ऐसा लिखा कि सिर्फ तुम्हें समझ में आया और किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से। तो यहाँ पर अब ये क्या है ना, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है आपको ये बताने का कि भैया स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना होता है। अगर स्टेटमेंट का एक पार्ट सही है, एक पार्ट गलत है, तो उस पूरे स्टेटमेंट को गलत ही माना जाएगा। तो यहाँ पर आंसर सी होगा, दैट इज़ 1 and 2 ओनली। ओके, विद रेफरेंस टू अर्बन फीचर्स एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द IVC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स आपको बताना है अर्बन फीचर्स एंड कल्चरल एस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में। द लेआउट ऑफ द सिटी सच एज मोहनजो एंड हड़प्पा वॉज बेस्ड ऑन ग्रिड पैटर्न्स शोकेसिंग। अब इसीलिए मैंने तुम्हें पेपर पहले करवा रखा है, तुम्हें क्विज दे रखी है, ताकि तुम ये ना हो कि सर टाइम तो दो थोड़ा टाइम नहीं लगे, टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम लगेगा तो लगाने तो पहले लगा के आओ, यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। द लेआउट ऑफ सिटी सच एज मोहनजो एंड हड़प्पा वॉज बेस्ड ऑन ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मतलब इस तरह का जो पैटर्न होता है उसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, जहाँ पर रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही, शोकेसिंग एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। तो अर्बन प्लानिंग जो है हमें पता चलती है हड़प्पा और मोहनजो की, दैट इज इंडस वाली सिविलाइजेशन की, जिसको डिस्कवर किया गया था भाई, किसके द्वारा किया गया था भाई? दयाराम साहनी ने सबसे पहले जो हड़प्पा की पहली इंडस वाली सिविलाइजेशन की जो पहली साइट है हड़प्पा, उसको डिस्कवर किया था 1921 में। 1922 में राखल दास बनर्जी, दैट इज RD बनर्जी ने मोहनजो की डिस्कवरी करी थी। हड़प्पा की अगर बात करेंगे तो पंजाब प्रांत में पड़ता है, वहीं मोहनजो की बात करेंगे तो सिंध प्रांत में पड़ता है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, मोहनजो आपका सिंधु यानी कि इंडस रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड है। और वहीं अगर बात करेंगे तो जॉन मार्शल उस समय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चेयरमैन हुआ करता था जब इसकी डिस्कवरी हुई थी। फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, कमेंट में बताएंगे ASI स्टैब्लिश कब हुआ था, ये आपको कमेंट में बता देना है। ऑल राइट, ठीक है। अब जो हमें अर्बन प्लानिंग के बारे में सिर्फ यहीं से नहीं पता चलता ग्रिड प्लानिंग से, बल्कि जो टाउन प्लानिंग के अदर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि इनके जो ड्रेनेज सिस्टम है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, वो हमें पता होना चाहिए, जो हमें अर्बन प्लानिंग के बारे में बताता है। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो के ब्रिक्स यूज़ करते थे और ये बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ किया करते थे। ठीक है, इनके वेट्स हुआ करते थे जो कि 16 में, जिसको आना बोलते हैं। ठीक है, मतलब बोलते थे, अभी तो आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, तो 16 के मल्टीपल्स में ये लोग वेट्स वगैरह का भी यूज़ किया करते थे। ठीक है, प्लान्ड इनके बिल्डिंग्स भी देखने को मिली, जैसे मोहनजो में हमें ग्रेट ग्रैंडरी देखने को मिलती है, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है। हमें देखने को मिलता है जो ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो वो सारी चीज़ें से हमें पता चलता है कि लोग अर्बन सिविलाइजेशन के थे। नाउ सील्स डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पन साइट्स सजेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पॉसिबली अर्ली फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। ये रही एक सील। कमेंट में आप जल्दी से बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेड अप ऑफ व्हाट। ये हड़प्पन सील एक टूटी हुई, आपको नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली में देखने को मिल जाएगा ये सील। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं प्रोटो शिवा का फॉर्म ले रखा है, ये प्रोटो शिवा, और यहाँ पर हमें एनिमल्स देखने को मिल रहा है। ये बताओ कौन सा एनिमल है? ये भैया एनिमल नहीं है, ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट इनकी पिक्टोग्राफिक हुआ करती थी, पिक्चर्स के फॉर्म में हुआ करती थी। पिक्चर्स मतलब कुछ लिखा, अब क्या लिखा है कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, यानी आज तक डिसाइफर नहीं कर पाया। तभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला था कि अगर कोई भी डिसाइफर कर लेगा $1 मिलियन यानी 7-8 करोड़, मतलब 8-9 करोड़ रुपए लगभग उसको हम देंगे अगर किसी ने डिसाइफर कर लिया तो। और ये किस तरह से लिखा जाती थी? बाउस्टेफिडॉन। ठीक है, बाउस्टेफिडॉन में लिखी जाती थी, दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से लिखा जाता था। ओके, एंड नाउ हमें ये भी पता होना चाहिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एनिमल्स। ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं? तो हमें यहाँ पर एनिमल्स जो देखने को मिलते हैं वो हैं बेटर डियर करके, जिसको हम याद करते हैं। बेटर डियर मतलब बफेलो, ठीक है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डियर। डियर एक ये है और एक यहाँ पे जो टूट गया है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइगर ये आपको दिख रहा है, एलिफेंट ये आपको दिख रहा है। ठीक है, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनो ये हो गया आपका, और ये आपका हो गया। ठीक है, चलो, तो प्रोटोशिवा की सील है ये। सील जो है ज़्यादातर ये बनी हुई होती थी स्टेटाइट की। स्टेटाइट क्या है? स्टेटाइट एक तरह का सॉफ्ट स्टोन है जिसकी ज़्यादातर बनी हुई होती थी। अच्छा, टेराकोटा का हमें क्या मिला हुआ था, बना हुआ टेराकोटा का, और स्टेटाइट का बना हुआ में मोदी जी मिले थे। मोदी जी मतलब बियर्डेड मैन, बियर्डेड जो मैन मिला हमें वो भी स्टेटाइट का बना हुआ था। और टेराकोटा की अगर बात करेंगे, और पता है ये सील्स हमें मिली कहाँ से? जो मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया कहाँ का सिविलाइजेशन है बताओ? तो टेराकोटा का हमें बना हुआ, जो टेराकोटा का मतलब होता है जो मिट्टी होती, मिट्टी को पका के, जो गॉडेस अर्थ हैं, गॉडेस जो अर्थ हैं उनका हमें मिला टेराकोटा का बना हुआ। ओके, देन रुको जाओ। ठीक है, तो मेसोपोटामिया जो है वो इराक का जो सिविलाइजेशन है उसको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बोलते हैं। और ये लोग मेसोपोटामिया वाले हड़प्पा वालों को किस नाम से बुलाते थे? तो ध्यान रखना है, ये बुलाते थे मेलुहा।
ठीक है। तो मेलुहा ये मत समझना, ये मेलुहा मतलब ये हो गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले, नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपके मेलुहा थे वो मेसोपोटामिया वाले नहीं थे, बल्कि आपके हड़प्पा वाले थे। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट करेंगे। सील्स डिस्कवर्ड, ये तो हम देख ही चुके हैं। क्या ऑप्शन, नहीं भैया इजिप्ट, इजिप्ट कहाँ लिख रहे हो, इराक होगा उसका आंसर, ठीक है, मेसोपोटामिया वाला। ओके चलो, सील्स डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पन साइट्स सजेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये हो गया, ठीक है। देन फायर अल्टर्स एंड हॉर्स रिमेन्स हैव बीन कंक्लूसिवली फाउंड एट एवरी एक्सकेवेटेड इंडस साइट। एक टिप और ले लो यहाँ पे तुम मेरे से, टिप ये है, और उसको ना लिखते जाना, जहाँ पेपर पेपर लिख रखे हो कि जैसे लिखते जाना, जैसे तुम्हें जो भी लगेगी तो। और जनरली हमें क्या होता है, हमारे दिमाग को लगता है नहीं नहीं हमें याद रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको कुछ अभी बताया था, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से अटैम्प्ट करना है ना, कि कट करते चलना है। देन यहाँ पे टिप आपके लिए ये है कि पूरा और ध्यान से आंखें फाड़ फाड़ के एकदम पढ़ना। पहले क्या होता था, रटे हुए, एक तो पहले क्या होता था ना, जैसे कि 25 क्वेश्चन हैं तो PYQs इतने रिपीट हो जाते थे कि भाई एटलीस्ट 5-6 तो PYQs एकदम डिट्टो देखने को मिल ही जाते थे, बस खट 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 लगाया तो बड़ी आसानी रहती थी। अभी क्या है ना कि एकदम आंखें फाड़ के इसलिए पढ़ना है क्योंकि कहीं पर भी पॉट होल हो सकता है और तुम वहाँ गिर जाओगे, जैसे कि यहाँ पे था। अब मेजोस फिर से कोल्डेस्ट ले, अरे सही है भैया, ऑल ऑफ दी वो मारो आगे, क्यों, हाँ बताए तो थे कोल्डेस्ट ले, पूरा नहीं पढ़े गए तुम काम से। यहाँ देखो फायर अल्टर्स एंड हॉट सीमेंट से, हाँ हाँ पढ़ाए तो थे, फायर अल्टर्स से कालीबंगान लोथल और सुरकोतला, हाँ ठीक ठीक, गए तुम काम से, फिर गए तुम। पूरा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 बार पढ़ लो, लेकिन अगर डाउट हो तो दोबारा भी पढ़ लो, लेकिन पहली बार में इतना क्लियरली पढ़ो कि उतना टाइम आपका वेस्ट ना हो दोबारा 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 पढ़ने में, ठीक है। तो फायर अल्टर्स मतलब आग की जो वेदियाँ होती हैं जो हवा नमन करने के काम आती हैं, तो ये आपको कहाँ मिली हैं, सिर्फ 2 इंडस वाली सिविलाइजेशन साइट्स हैं जहाँ पर ये हमें मिली हैं। एक तो कालीबंगान में, ठीक है, एक तो कालीबंगान में और एक लोथल में। ये मैं PDF दूंगा नहीं, आप अपने हिसाब से लिखते चलना, ठीक है, क्योंकि पहले से आपको PDF मिल रखी है। तो ये हम बोल रहे हैं कि कंक्लूसिवली फाउंड एट, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। फाउंड एट एवरी, क्या है ये, निट्टो, हाँ एक्सट्रीम कीवर्ड, एक्सट्रीम कीवर्ड है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सट्रीम कीवर्ड देखो अब आँख बंद करके बस सीधा मार दिया कि ये गलत होगा, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अवेयर हो जाना, थोड़ा सा और अवेयर हो जाना, थोड़ा सा और माइंडफुल हो जाना, थोड़ा सा और आपको ये चीज़ देखनी कि इसमें गलत होने के चांसेस हैं। एवरी, मैं एक्सट्रीम कीवर्ड लिखता हूँ, नन, नेवर, ऑलवेज, हमेशा, कभी नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, एनी, ऑल। जब भी ये कीवर्ड दिखे थोड़ा सा ना सतर्क हो जाना कि कुछ तो लफड़ा हो सकता है यहाँ पे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम अंधी मार के एकदम वो कर देना है, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा, जब मैं इतने सेट लगाऊंगा आपको तो दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे है। और आप भी मुझे बता सकते हो कि सर यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे वो लग नहीं रहा है, बता सकते हो आप खुल के, ठीक है। एक्सकेवेटेड इंडस साइट तो हर जगह नहीं मिले। अब ये तो मान के चलो कि हॉर्स का जो रिमेन है सिर्फ एक इंडस वाली सिविलाइजेशन से साइट से मिला, एंड दैट वाज सुरकोतड़ा, और वो भी पूरा स्केलेटन नहीं मिला, सिर्फ एक हड्डी मिली, सिर्फ एक बोन मिला। तो उसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि हॉर्स बहुत सारा मिला। तो तीसरा गलत है, खट 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 फट फट हो गया। यही तो एडवांटेज है। अब सोचो अगर मैं सिर्फ यही देता आपको, ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि आपको 2 और 1 पता ही नहीं था, 1 और 2 बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन 3 आपको पता चल गया कि भाई एवरी मिथ साइट में तो नहीं मिला था, तीसरा तो गलत होगा। भाई आपको 1 और 2 नहीं पता था फिर भी आपने आंसर बना लिया। ये होती ब्यूटी ऑफ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग ना। अब आंसर आप वही है कि आपको दिख रहा होगा, जो मतलब नए लोग हैं अभी एकदम से ज्वाइन किए जिनको कुछ पता नहीं है PDF के बारे में, ठीक है, तो मैं बता दूं पर हमारे CC टेलीग्राम पे पहले से मिल जाती है, क्विज हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर आना होता है, ठीक है। बाकी से तो मैं यहाँ नहीं रखूँगा कल से आंसर। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बिल्कुल सही है। रिकॉल करते आँख बंद करो। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन USA से लिया है। सबसे पहले ओरिजिन हुआ था UK में एज अ मैग्ना कार्टा, लेकिन USA में एज अ बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं इनको, जहाँ से हमने बोरो किया है। पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक में 12 में दिया हुआ है स्टेट का डेफिनेशन, 13 में ये दिया हुआ है कि कोई भी कानून जो बनाया जाएगा वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा कौन, जुडिशरी। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये है आपका लॉ के तहत कवर्ड है? तो आंसर इज नो। क्या तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को लिया जा सकता है? हाँ, बट KBC दैट इज क्वेश्चन ऑन द भारतीय केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बेसिक स्ट्रक्चर को मत हट कर देना। तो फिर पार्लियामेंट पूछे ये क्या है, तो बोला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, वो आज से इसी केस से जो है जिसका जन्म होता है 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का जन्म होता है जो संविधान में कहीं नहीं लिखा है। क्लियर है? फिर 14 से स्टार्ट होते हैं मौलिक अधिकार, और हैं कितने? पहले थे 7, अभी कितने हैं? 6।
7 हैं अभी 6, 7 हैं अभी 6, क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी ना पहले आर्टिकल नंबर 31 में हुआ करता था और आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ उसमें हुआ करता था। 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से उसको हटा के पार्ट नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया और वो भी एक लीगल राइट है। कौन सा ऐसा कोर्ट है जो लीगल राइट को एनफोर्स करने के लिए रेट इशू कर सकता है? रेट कितने तरह की? 5 तरह की है। कहाँ से लिए हैं प्रेरोगेटिव रेट? यूके से लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का रेट ज्यूरिसडिक्शन नैरो एज कंपेयर टू हाई कोर्ट, बिकॉज हाई कोर्ट जो है लीगल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए भी रेट्स को इशू कर सकता है। कौन कौन सी हैं? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी, किया वारंटो, खत्म। ओके, तो 14 से अब 6 हैं। 6 कौन कौन सी हैं? 14 से 18 इक्वालिटी, 19 से 22 फ्रीडम, 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और आपका 31 तो हट ही चुका है, बट उसमें भी हमें 31A, 31B, 31C पढ़ना होगा, ठीक है? अभी नहीं, बाद में देखेंगे, ठीक है? और आपका जो केसेस हैं वो भी हम एक एक करके देखेंगे। और आर्टिकल नंबर 32 जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, ये आप कमेंट में बता दो, ठीक है? तो 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, पहला सही है। आर्टिकल नंबर 21 एंश्योर द राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी इंक्लूडिंग राइट सच एज प्राइवेसी एंड क्लीन। भाई आर्टिकल 21 है ना, बहुत 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 बड़ा है ये, मतलब इसमें सारे राइट्स घुसे हुए हैं। राइट टू स्लीप तक है, लेकिन अपने मम्मी से राइट मत मांगने लग जाना, ठीक है? नहीं तो चप्पल पड़ेगी तुम्हें। तो राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी किस केस में बोला है? राइट टू प्राइवेसी ध्यान रखना, के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट ने बोला है। इनकी रिसेंट में डेथ भी हुई है के.एस. पुट्टास्वामी की, तो हो सकता है केस भी पूछ ले। इसको आधार जजमेंट के नाम से भी जानते हैं। 2018 का केस है ये, जब, ठीक है, चल डीप में नहीं जाते हैं। तो राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया, राइट टू स्लीप हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग हो गया, राइट ये अगेंस्ट हैंकरचेफ हो गया। ये सब जो है आपको मिलता है आर्टिकल नंबर 21 के तहत। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 स्टिल अ फंडामेंटल राइट, बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। आप देखो, नहीं भी पता था आपको, आपने तीसरा एलिमिनेट किया, गया गया गया, ठीक है? ब्यूटी ऑफ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। और हाँ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एक नया ट्रेंड आया है, दैट इज़ ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, ऑल 4। ये जब इस तरह का ऑप्शन बनता है ना तो बहुत 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 टफ हो जाता है। यही क्वेश्चन अगर मैं दे देता ना कि सिर्फ 1 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, तो तुम्हारी बुद्धि फट जाती फिर। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये ना पता चलता है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वहाँ पर फिर ये होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये होता है यहाँ पे एलिमिनेशन। लेकिन सिविल सर्विसेज का लेवल अभी वो नहीं टच किया और अभी रिसेंट में टच भी नहीं करेगा कि वो ओनली 1 ओनली 2, ठीक है? ध्यान रखना, अभी उसका तुम भूल जाओ। वो पीसीएस लोग, अभी जो पीसीएस है ना सारे स्टेट के, वो पकड़ना शुरू किए हैं धीरे धीरे। एसएससी अभी नहीं पकड़ेगा, ठीक है? तो अभी उतना लोड नहीं लेना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी, और एक चीज़ और, हाँ, आर्टिकल नंबर 21 के रिगार्डिंग एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। कुछ केसेस हुए, जैसे ए.के. गोपालन केस हुआ। ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो व्यू लिया, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 की अगर मैं एग्जैक्ट वर्डिंग आपको बताऊँ तो ये बोलता है कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी अनलेस अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत किसी का फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ को वायलेट, मतलब छीना जा सकता है। बट ये के गोपालन केस में नैरो व्यू लिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये आपको बताना है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ हम किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ओके? बट ये फेमस मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, 1978 में जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, यहाँ पर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूएस का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है, उसको भी हम फॉलो करेंगे। जापान से लिए, बिल्कुल सही तेजू बच्चों, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया। तो ध्यान रखना है, ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने नैरो ज्यूरिसडिक्शन लिया, और मतलब नैरो व्यू लिया आर्टिकल नंबर 21 का। और अगर हम बात करेंगे तो मेनका गांधी केस 1978 में वाइडर व्यू लिया। ये कब हुआ था अगर बात करेंगे ए.के. गोपालन वाला, तो 1950 में हुआ था ये केस। भारत रत्न इज अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनल सर्विस, आंसर मत देखना, एक्सेप्शनल सर्विस इन फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस। पद्म भूषण अवार्ड इज अ हायर ऑनर दैन दी पद्म विभूषण, ठीक है? यानी कि बोल रहा है कि पद्म भूषण ऊपर है पद्म विभूषण से। अब ये बात बिल्कुल गलत है, आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो पद्म विभूषण है वो ऊपर होता है, इट इज़ दी सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सबसे टॉप पे आता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, ठीक है? तो ये हमें पूरा ऑर्डर पता होना चाहिए, ओके? तो ये वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला, और दूसरा वाला जैसे ही गलत हुआ आपने इसको एलिमिनेट किया, इसको किया, इसको किया, खत्म, आपका आंसर तुरंत आ गया। ये करना है आपको, ये पावर होती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ कि इस बार भारत रत्न जो है, अभी आज ही तुमने अवार्ड वाली क्लास डाली है, जल्दी बताओ भारत रत्न कितने लोगों को मिला और पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? तो भारत रत्न कितने को मिला है? 5 लोगों को मिला है,
और पद्म विभूषण 2024 वाला कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को मिला है। भारत रत्न की अगर बात करेंगे तो किस किस को मिला है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, रिकॉल करेंगे। आपके पास करंट अफेयर की ई बुक होनी चाहिए जिन लोगों के पास नहीं है, ठीक है। दिल्ली चलो चलो अभी चल रहा है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन, इन 5 लोगों को मिला है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन। और वहीं अगर पद्म विभूषण की अगर बात करोगे तो किस किस को मिला है? 7 लोगों को मिला है, 7 लोग, जिसमें कि एक तो आपकी कथक की डांसर कुमुदनी लखिया जी हैं, एक वॉयलिन बजाते हैं एल सुब्रमण्यम जिनको हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और शारदा सिन्हा जिनको हम बिहार कोकिला बोलते हैं, 3 हो गए। और एक सुजुकी के चीफ हैं, जो सुजुकी कंपनी आप सुनते हैं, 4 हो गए सुजुकी के चीफ। एक आपके वो एंडोस्कोपी वाला जिनको अवार्ड मिला है, 5वें नागेश्वर रेड्डी हो गए, ठीक है। और 2 हम छोड़े, एक तो वो खेखर करके हैं, खेहर करके हैं, वो चीफ जस्टिस रहे हैं, ठीक है। तो खैर 6वें हो गए। और 7वां आप बता देना, आई थिंक कोई हाँ MT आई थिंक नायर है, MT वासुदेवन नायर, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना है, पक्का पूछेगा। और इस बार ये भी पक्का पूछेगा कि जो ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है वो किन 4 स्पोर्ट्स पर्सन को मिला, बताओ। अगला है हमारा रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट बिहेवियर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन अ सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज मोर रेजिस्टर्स आर एडेड। बहुत सिंपल है, क्यों? सीरीज़ में हमें पता है कि पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सर सीरीज़ होती है उसमें करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो विभवांतर होता है वो डिफरेंट होता है। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है बट करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। ध्यान रहेगा ये चीज़। अब हमें पता है कि जो सीरीज़ में जब सीरीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर लगे होते हैं, ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, मान लेते हैं 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो हमें क्या करना होता है? सिंपल जोड़ देना होता है, 2 को 3 में, 3 को 4 में, सब खत्म। तो 2 3 5 4 9। अब अगर हमने एक और ऐड कर दिया तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको और ऐड कर देना है। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में मान लेते हैं कि ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो हमें ये इसका फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट का? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से हम करते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ पता। तो इन ए सीरीज सर्किट टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज मोर रेजिस्टर्स आर एडेड, ऑब्वियस सी बात है। इन पैरेलल सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स रिमेन इक्वल टू द टोटल अप्लाइड वोल्टेज। यस, पैरेलल में PD दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंट होता है। सीरीज में करंट सेम होता है बट PD डिफरेंट होता है, ठीक है। दोनों सही हो गए। ओम्स लॉ डिफाइंस द रिलेशनशिप अमंग वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस बट नॉट हाउ रेजिस्टेंस वेरीज विद द करंट कंडक्टर्स डायमेंशंस। ओम्स लॉ डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग दी वोल्टेज एंड करंट, बिल्कुल बात सही है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहीं से आता है। और कब दिया था जरा बताना, तो किस ईयर में? V इज इक्वल्स टू IR। ये R क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा दिया R, जिसको कि हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरह से एक लीनियर प्लॉट होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन विद 45 डिग्री एंगल विद बोथ दी एक्सिस। तो V इज इक्वल्स टू IR, ओके। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगेन हम इसको हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं, दैट इज रो। तो R इज इक्वल्स टू रो L/A। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। यही है जो लिखा हुआ है ना कि ये हाउ रेजिस्टेंस वेरीज विद कंडक्टर डायमेंशन। तो कंडक्टर के डायमेंशन से कैसे वेरी करता है ओम्स लॉ नहीं बताता है। एक्चुअल में वो डायरेक्टली तो नहीं बताता है, लेकिन इनडायरेक्टली बताता है। कैसे बताता है? इनडायरेक्टली बताता है, डायरेक्टली नहीं बताता है। तो उस लॉजिक से यहाँ पर ये गलत हो सकता है जो तीसरा वाला है। अब मैं आपको बता दूँ, जब TCS की आंसर की आती थी तो अभी हमने देखा था पिछली बार, उससे पिछली बार भी डिस्प्यूट होता था। 2023 में 2 क्वेश्चन में हुआ था, आई थिंक जीके की बात कर रहा हूँ। जीके में तो आई थिंक एक ही पर्सनल इनकम वाले में हुआ था, और अभी काफ़ी में हुआ था 3-4 में, है ना। लेकिन अब ये मेरी बात लिख के ले लो, जो आएगा ना उसमें बहुत डिस्प्यूट होगा, बहुत डिस्प्यूट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में डिस्प्यूटेबल हो जाते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि डायरेक्टली तो नहीं बताता है बट इनडायरेक्टली बता देता है, तो उसको इंटरप्रेट किस तरह से किया जा रहा है वो भी थोड़ा सा मैटर करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर C नंबर है, ओके। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2, अब ये भी मुझे लग रहा है कि ये भी आने के चांसेस हैं पूरे, क्योंकि अभी रिसेंट की स्कीम और स्कीम भर भर के आ रही हैं। अभी स्कीम पे अच्छा फोकस मारना, मैं सबको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भर भर के आ रही है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम नंबर जो 2 है वॉज लॉन्च टू कवर द नदर्न बॉर्डर विलेजेस ऑफ अरुणाचल, सिक्किम एंड लद्दाख, ओके। VVP 1 ऑलरेडी इंक्लूड्स ऑल नदर्न बॉर्डर विलेजेस अंडर इट्स स्कोप। तो पहली बात तो ये है कि ये तो एकदम ही गलत हो जाता है। ये तो आई थिंक सबने एलिमिनेट कर दिया होगा कि हमें पता है कि जो VVP 2 है, जो अभी रिसेंट में जो बजट में लॉन्च हुई है, ठीक है, उसमें मेन फोकस ही यही है कि जो VVP 1 में कवर्ड नहीं है विलेजेस, उनको हम डेवलप करेंगे। तो सहारे का कैसे हो सकते हैं? और भाई साहब क्या है ये? जल्दी बताओ क्या है ये? ये एक्सट्रीम कीवर्ड
है गलत। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीधा आंख बंद करके मार देना, बट थोड़ा सा अवेयर हो जाना है। ऑल नॉर्दर्न बॉर्डर अगर सोच क्यों गलत होता होगा, सोचो तुम अगर एक गांव भी नहीं कवर हुआ होगा, नॉर्दर्न बॉर्डर का मतलब समझते हो है तुम? नहीं, तुम समझते हो ये जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है पूरा है, तो ये तुम्हारा पूरा लद्दाख वाला हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल हो गया, ये इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर है भैया। इतने स्टेट में एक भी गांव छूट जाएगा, अपने आप स्टेटमेंट गलत हो गया ये, समझ रहे हैं आप? तो मतलब कि आपने क्या करना है, आपने तुरंत भाग नहीं जाना उसमें, आपने दोनों पढ़ा, आपको पता है रीज़न गलत है। अब ले भैया, नहीं ले, क्या ले, एक ही ऑप्शन है भाई जो बोल रहा है यार फॉल्स है, खत्म। ए को सही होना पड़ेगा उस हिसाब से। कोई और है ऐसा स्टेटमेंट, कोई है ऐसा जो बोल रहा है आर फॉल्स है? पहला बोल रहा है दोनों सही हैं और ये सही एक्सप्लेनेशन है इसका। दूसरा, जनरली यही ऑप्शंस होते हैं, जनरली असर्शन रीजन में यही ही ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन यही मिलेगा तुमको कि दोनों सही है लेकिन, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन मिलेगा दोनों सही है लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब जेई नीट के टाइम पे भी आपने अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपने लगाए होंगे। जनरली ये ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको रिजिड माइंडसेट के साथ नहीं जाना, ऑप्शन भी थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है, बट जनरली यही होते हैं। तो ये तो हो गई नहीं क्योंकि ये तो फॉल्स है। और अगर इनमें से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में ये आसानी होती, ये बढ़िया सहूलियत होती है कि अगर एक भी फॉल्स हुआ ना इनमें, अगर एक भी गलत हुआ, आंसर आ गया, फिर तो कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। मैं इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें जो टोटल बजट आउटले है वो कितना, लगभग 6,829, ठीक है, करोड़ का यहाँ पर बजट आउटले रखा गया। और यहाँ पर सिर्फ नदर्न बॉर्डर्स के जो विलेजेस छूट गए थे वो तो कवर्ड ही हैं। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 17 स्टेट्स, पंजाब वगैरह जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं स्टेट, सब कवर्ड हैं इसमें, सिर्फ नदर्न बॉर्डर्स ही नहीं, सारे कवर्ड हैं इसमें, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर टर्म्स, ये उस तरह का क्वेश्चन है कि जो ना होता है ना कि ये भाई पढ़ा हुआ नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे जो पढ़े हुए नहीं आए होंगे, और इन तरह के क्वेश्चन में आई वुड नॉट एडवाइज यू टू अटेम्प्ट इट। क्यों? कहाँ ऑप्शन, इसमें स्कोप कहाँ है, एलिमिनेशन का स्कोप है ही नहीं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम सुप्रीमेसी, यहाँ पर स्टेटमेंट वाला नहीं है इसलिए स्कोप नहीं है। मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन में हवा ही नहीं लग रही है, लेकिन अगर स्टेटमेंट बेस्ड है तुम करो, पढ़ो उसको, मैं ये नहीं बोलूँगा छोड़ दो उसको, भले सेकंड राउंड में आना, या फिर देख लो कहीं स्टीम कीवर्ड तो नहीं है। ये जो लॉजिक्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक भी अगर गांव छूटा तो स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, उस स्टेटमेंट यही फ़ायदा होता है। तो स्टेटमेंट तुम पढ़ के अगर इस तरह से एलिमिनेट कर पा रहे हो, अटेम्प्ट करो, ये यहाँ पे चांस कम होता है, यहाँ पे चांस कम होता है, ठीक है। आंसर इसका क्वांटम कंप्यूटिंग होगा। और इस तरह के, अब वही ना, अब मान लो ये एक्चुअल पेपर होता, ठीक है, कुछ लग जाते हैं, कुछ पक्का लग जाते हैं। और देखो ये परमार सर ने नहीं पढ़ा है, ये वाला जो है ना, ये क्लास 12 की और ये एनसीईआरटी में ये पेज नंबर दिया, चलो भैया 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हर एक नया सोर्स ढूंढते रहोगे फिर, ठीक है। तो हमें वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो हमने पढ़े हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, और वो भी करने हैं जो नहीं भी पढ़े हैं लेकिन स्टेटमेंट वाले हैं, ठीक है। रिगार्डिंग इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। ये कन्वेंशन का कल सवेरे मैं पूरी कोशिश करूँगा, कल मैंने सवेरे नहीं तो शाम तक एक पूरी PDF भी डलवा दूंगा, ठीक है। वैसे तो फैटमैन जिनके पास है, तुम्हारे एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में चेक करना, एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में, वहाँ पर सारे प्रोटोकॉल कन्वेंशन का एक लिस्ट है। नहीं होगा तो मैं फैटमैन वाला PDF ही डलवा दूंगा, ठीक है। तो एक बार देख लेना उसको। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? एड्रेसेस द फेजिंग आउट ऑफ सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का है स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या करती है वो, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोटेक्ट करती है, ठीक। अच्छा एक सेकंड बस, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना, हीट बजट क्या होता है? तो हीट बजट ये होता है कि जितनी हीट आती है अर्थ रिसीव करता है उतना वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है। तो उसको हम हीट बजट बोलते हैं कि वो अपनी हीट को मेंटेन करके रखती है, वो होता है हीट बजट, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, 1987 में ये, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 1987 में। मॉन्ट्रियल का है, कनाडा में पड़ती है। और क्या फेज आउट करने के लिए हुआ था? कौन से सब्सटेंसेस को? तो मेनली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCs, उनको फेज आउट करने के लिए हुआ था, ठीक है। नाउ इसी में ही एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको हम बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट। किगाली रवांडा की कैपिटल है, वहाँ पर फिर ये बोला गया था HFCs को फेज आउट करेंगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को। क्योटो प्रोटोकॉल मैंडेट्स एमिशन रिडक्शन टारगेट फॉर ऑल कंट्रीज इक्वली इंक्लूड, क्या है? नहीं, क्या है? एक्सट्रीम कीवर्ड गलत ना, पूरा पढ़ेंगे फिर डिसाइड करेंगे। ऑल कंट्रीज इक्वली इंक्लूडिंग डेवलपिंग वंस, यानी सबको मैंडेट करता है। अब यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज डेवलपिंग वंस को नहीं, जो डेवलप्ड हैं, जो डेवलप्ड हो चुकी हैं। अभी क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूँ तो इसका मेन था जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रोकना, GHG का एमिशन रोकना। 1997 में इसको एक्सेप्ट किया गया था। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन
ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, जो UNFCCC है जो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन का, उसके तहत ये आता है। और इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एमिशंस कर रखे हैं, उनको टारगेट्स दिए गए थे, एमिशन रिडक्शन टारगेट्स, और वो भी लीगली बाइंडिंग। जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, जो पहले से एमिशन करके बैठी हैं, जो अब ज्ञान दे रही हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको। तो यहाँ पर द पेरिस एग्रीमेंट अलाउज कंट्रीज टू वॉलंटरली सेट देयर ओन क्लाइमेट गोल्स एंड सबमिट नेशनल एंड डिसीज। ये सही है, ठीक है, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन वो अपना खुद का सेट कर सकती हैं कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, कैसा क्या है, ठीक है। तो दोनों सही है यहाँ पर, मतलब अब एक अगर एलिमिनेट हो गया तो ख़त्म ऑप्शन है। बस वही है कि आपको इस तरह में एक पकड़ना है कि भाई कौन सा मिल जाए जो सबसे लो हैंगिंग है। हो सकता है कि तीनों ही सही हों तो फिर ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक गलत पता चल गया तो बस आपकी बल्ले बल्ले। विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स आर मोस्टली रेन फेड एंड एग्जिबिट अ सीजनल फ्लो पैटर्न। हम ये आंख बंद करेंगे, एक लाइन बनाएंगे बीच में, लेफ्ट साइड हिमालयन, राइट साइड पेनिनसुलर। हिमालयन बहुत लंबी दूरी कवर करती हैं, ठीक है, यानी दे हैव अ लॉन्गर कोर्स, लंबा रास्ता होता है। दे आर डीपर, दे आर पेरेनियल का मतलब होता है रिवर पानी, दैट इज़ वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर। क्यों? क्योंकि इनका सोर्स ग्लेशियर होता है। पेनिनसुलर एफीमरल होती हैं, फिर सीजनल होती हैं, क्योंकि ये अपना पानी मानसून के पानी से रिसीव करती हैं। ओके, हिमालय जो रिवर्स होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता कवर करके आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट लेके आएंगी। वहीं पेनिनसुलर रिवर्स की अगर बात करेंगे तो ये मोस्टली जो है, इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो जो वेस्ट की ओर बहती हैं और जो ईस्ट की ओर बहती हैं। आंख बंद और दिमाग की पिक्चर बननी चाहिए, वो जो पढ़े हो तुम, ठीक है, बैठना मत ऐसे, नींद क्या आ गया उसमें तो मुँह धुलाओ। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, तो ईस्ट में कौन कौन सी हैं रिकॉल करो। महानदी सिहावाइल से निकल रही, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकल रही, कृष्णा कहाँ से निकल रही, महाबलेश्वर से निकल रही है। दोनों ही गोदावरी और कृष्णा कहाँ से, महाराष्ट्र से निकल रही है, वेस्टर्न घाट से निकल रही है, ईस्ट की तरफ जा रही हैं। देन कावेरी के नीचे बह गई, कावेरी के ऊपर पेन्नर, ईस्ट की तरफ जब जा रही हैं। और ये लंबी नदियाँ होती हैं भाई, हम पेनिनसुलर रिवर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईस्ट वेस्ट। अच्छा, ज़्यादातर नदियाँ ईस्ट में फ्लो करती हैं। क्यों फ्लो करती हैं? रीज़न कारण क्योंकि जो पेनिनसुलर प्लेटो वो ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, वो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, इसलिए सारी रिवर्स वहाँ जा रही हैं। वेस्ट की ओर क्या फिर रिवर नहीं जाती हैं, जैसे नर्मदा तापी, दो मुख्य नदियाँ जो वेस्ट की ओर जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल। अच्छा, कावेरी कहाँ से निकलती है? ताल कावेरी से, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से निकलती है। ओके, नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेटो किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाती है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो है ना, एक सेंट्रल डोम है, एक पीक है जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। टेलिस ड्रेनेज पैटर्न कैसा होता है? जो जहाँ पर रिवर जो होते हैं परपेंडिकुलरली ज्वाइन करती हैं। और सेंटीपिटल कैसा होता है? जहाँ पर एक सेंट्रल डिप्रेशन में सारी नदियाँ आके पानी डाल देती हैं। और डेंडेटिक कैसा होता है? विच रिजेंबल द ब्रांच ऑफ अ ट्री, उसको डेंडेटिक बोलते हैं। तापी कहाँ से निकलती है? बैतूल प्लेटो से निकलती है। दोनों रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। अच्छा, नर्मदा किसके बीच में फ्लो होती है? नर्मदा के ऊपर विंध्या, नर्मदा के नीचे सतपुरा। विंध्या सतपुरा का लोकेशन पिछली बार सीजल में से पूछा था, ठीक। नीचे आ जाओगे कर्नाटक में, गोवा में मंडोवी जुआरी पे आपको पता है कि जुआरी ईश्वरी पे मरमगांव पोर्ट आपको देखने को मिलता है। और मंडोवी नदी पे जो है आपको दूध सागर वाटरफॉल देखने को मिलता है गोवा में। देन कर्नाटक में आओगे, कर्नाटक में आपको शरावती देखने को मिलेगा, ठीक है, शरावती जॉग वाटरफॉल शरावती पे। वराही रिवर देखने को मिलेगी। कुंचिकल वाटरफॉल जो है इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल है, कुंचिकल, वो उसी नदी पे। देन आ जाओगे केरला में भरतफूजा है, पंबा है और पेरियार है। खत्म, डन। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? पेनिनसुलर रिवर्स आर मोस्टली रेनफेड का मतलब होता है पानी, इनको पानी मिलता है बारिश से, ठीक है, सीजनल फ्लो पैटर्न होता है, बिल्कुल सही है। दीज रिवर जनरली फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा, बहुत भयंकर डेल्टा बनाती हैं। ना, इतना लंबा कोर्स थोड़े, भयंकर डेल्टा तो बनाएंगी गंगा बनाएगी, ब्रह्मपुत्रा बनाएगी, और वो आपके इंडस बनाएगी, ये नहीं बनाएगी, ठीक है। तो दूसरा गलत खट, ठीक है, दूसरा गलत खट, तीसरा अपने आप गलत हो गया सर। कैसे? मोस्ट रिवर इन द रीजन ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो ईस्ट वेस्टवर्ड। अच्छा, वेस्टवर्ड ने ईस्टवर्ड फ्लो होती है, बिल्कुल ये बात सही है। देखो यहाँ पे भी एक पार्ट सही है, दूसरा पार्ट गलत है, क्योंकि वेस्टर्न घाट से तो निकलती है। अभी मैंने बताया कि जो गोदावरी है वो कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। जो कृष्णा रिवर है वो महाबलेश्वर से निकलती है। और जो कावेरी है वो कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, समझे। और नीचे वह गई है जो सदर मोस्ट रिवर इंडिया की, सब जा रही है कहाँ? ईस्ट की तरफ। आंसर क्या होगा? बी, वन ओनली। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एवोल्यूशन एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म का एवोल्यूशन स्प्रेड। अब हमें पता है कि जो बुद्धिज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, उसी के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है। बुद्धिज्म अच्छा कब डिवाइड हुआ था? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में। बुद्धिस्ट काउंसिल को रिवाइज करते हैं। पहला कब हुआ था? 483 BC में,
ठीक। दूसरा 383 बीसी में, तीसरा क्या हुआ था 250 बीसी में, और चौथा 78 एडी में हुआ था। अच्छा, और उसके हम उसको कैसे याद करते हैं, पैटर्नाइज किसने किया था, ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, यानी चौथी वाली में कनिष्क थे। और अभी जो सवाल है ना बहुत बन रहा है मथुरा आर्ट से, कनिष्क का, ठीक है। 3.0 बैच में हो तो तुम्हें रात को कुछ वन लाइनर मिलेंगे, रट के सोना उनको, बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कनिष्क किस डायनेस्टी थे, कुषाण से थे। कुषाण के तीसरे रूलर थे। पहले कौन थे, कजुल कटफिसेस। दूसरे कौन थे, विमा कटफिसेस, विमल नहीं विमा। और तीसरे थे कनिष्क, जो मथुरा आर्ट से संबंधित थे, और इन्होंने इनके टाइम पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे। ओके, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थे वहीं पे बुद्धिज्म में डिवीजन हुआ था, हीनयान और महायान। हीनयान लोअर व्हीकल, महायान ग्रेटर व्हीकल। ओके, हीनयान और महायान में अंतर क्या था, हीनयान जो थे ना वो एम्फसाइज करते थे, लिख लेना अगर ना पता हो तो, इंडिविजुअल साल्वेशन में, स्पेलिंग सर बता तो वो सब नहीं चलेगा, इंडिविजुअल साल्वेशन बिलीव करते थे और सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू एनलाइटनमेंट अचीव करना। और बुद्धा को एक भगवान नहीं मानते थे, वो एक गाइड मानते थे, एक टीचर के तौर पर मानते थे। लेकिन जो महायान वाले थे वो भगवान मानते थे, किसको, बुद्ध जी को। और एक जो की डिफरेंस है हीनयान और महायान में, हीनयान वाले इमेज वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे, महायान वाले करते थे। ये लिखा है, जब आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको पढ़ा है ये चीज़, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं एलिमिनेट कर पाएंगे कि नहीं, तो महायान बुद्धिज्म एमर्ज लेटर एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट यहीं चलता है, ये भी मैंने पढ़ा है, ठीक है। जैसे अमिताभ एक बोधिसत्व है, पद्मपानी एक बोधिसत्व है। बोधिसत्व कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो निर्वाण खुद अचीव कर सकते हैं, उस पाथ में, उस रास्ते में बस मिलने ही वाला है, लेकिन वो उस पाथ को छोड़ देते हैं। क्यों, सो दैट वो बाकियों को एनलाइटनमेंट के पाथ पे ला सकें, ठीक है। तो दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व, बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा है। अब यहाँ पे पता है, अभी तो आई एम नॉट सर्टेन, श्योर नहीं हूँ कि सिलेक्शन पोस्ट में ये कर रहा है काम कि नहीं कर रहा है, कि वो करेक्ट और नॉन करेक्ट वाला खेला खेल रहा है कि नहीं। जिस दिन नॉन करेक्ट वाला खेला ध्यान रखना कि गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये पढ़ना है आपको। हीनयान को ही थेरावाड़ा बोलते हैं, वॉज मोर कंजर्वेटिव एंड रिलाइड सोनली ऑन ओरल ट्रेडिशन। ओके, सोलली यानी सिर्फ उसी में रिलाई किया था, सिर्फ उसी में रिलाई किया था। कैसा है ये एक्सट्रीम कीवर्ड है थोड़ा सा, लेकिन रुक जाते हैं, तुरंत डिसीजन नहीं लेना होता है। अशोकाज मिशनरी एफर्ट्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म बियॉन्ड इंडिया टू रीजन्स लाइक श्रीलंका एंड सेंट्रल एशिया। बिल्कुल हमें पता है, अशोक ने अपने लड़के महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सिलोन भेजा था, जिसको आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हो। तो बिल्कुल सही है, पहला तीसरा तो सर सही है, यानी ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, या तो ऑल ऑफ द अबव या 1 and 3। 1 and 3 होगा कि ये अलग गलत है, क्योंकि सिर्फ वो ओरल ट्रेडिशन पे ही रिलाई नहीं किए थे। ओरल का मतलब क्या होता है, ओरल का मतलब होता है मुंह से, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ मुंह से नहीं, लिटरेचर भी वो किए थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा, देख सकते हो, रिटन स्क्रिप्चर लाइक पाली कैनन। नाउ व्हाट इज पाली कैनन, पाली कैनन आर 3 कैनन, 3 पिताकाज। व्हाट आर 3 पिताकाज, अभी जो एग्जाम हुआ था ROARO का क्वेश्चन बना है इसमें, ठीक है। जिन लोगों ने दिया होगा पता होगा, अभिधम्म पिताका, सुत्त पिताका और विनय पिताका। विनय पिताका क्या क्या दिया हुआ इनमें, APGP पढ़ते थे मैथ में, हाँ, AR टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। एंड SS AP, P क्या है, फिलोसफिकल मैटर्स। S क्या है, सरमन यानी टीचिंग्स, सरमन बोल लो, टीचिंग बोल लो। R क्या है, रूल्स एंड कोड्स, जो मोनास्टिक में मठ में रह रहे हैं नन्स और जो मंक्स हैं उनके लिए हैं, ठीक है। तो ये त्रिपिताकाज हैं। पाली में लिखा हुआ है ज़्यादातर, जो इनका टेक्स्ट है वो ध्यान रखना है, ओके। किसका सर पाली में लिखा हुआ, हीनयान का पाली है, और महायान का किस में, दैट इज संस्कृत में। महायान संस्कृत, हीनयान पाली, रट लेना इसको। रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग। अब रिकॉल करना चाहोगे या स्टेटमेंट पहले पढ़ना चाहोगे, रिकॉल कर लेते हैं पहले, आंखें बंद करके, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, रुको। इमरजेंसी 3 वो बनाओ, एरो बनाओ। पहला नेशनल इमरजेंसी 352, 1 महीने के अंदर आपको अप्रूवल लेना होता है, किसको, सरकार को। कहाँ से, पार्लियामेंट से। अच्छा, और कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट को कौन बोल सकता है, प्राइम मिनिस्टर। किसके एडवाइस पे, आर्टिकल नंबर 352 में यही बात लिखी है। एक्चुअली हमारे देश में आज तक 3 बार इमरजेंसी लगी है। कब, 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हुआ, जब बांग्लादेश को आज़ाद करवा रहे थे, और 1975 में जब इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी,
ठीक, पहली चीज़ तो यहीं पे नोट कर लो, यहीं पे नोट कर लो, क्या नोट कर लो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा दिया था 44th अमेंडमेंट ने, और उसमें क्या डाल दिया था, आर्म्ड रेबेलियन डाल दिया था उसकी जगह पे। तो 3 ग्राउंड में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, वो हटा जा चुका है 44th। और 44th नहीं बोला क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय प्रेसिडेंट थे, तो उनसे मतलब उनको बोल दिया इमरजेंसी लगा दो बिना अपनी कैबिनेट से पूछे। तो आर्टिकल नंबर 352 में फिर कैबिनेट की ये चीज़ ऐड करी गई 44th अमेंडमेंट के द्वारा कि कैबिनेट के बिना पूछे प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को नहीं बोल सकते। तो राष्ट्रपति क्या लगाता है, इमरजेंसी लगाता है। लेकिन ऐसे नहीं कि जब मना लगा दी इमरजेंसी ना, जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी, लोकसभा राज्यसभा, भैया स्पेशल मेजॉरिटी, और जब हटानी होती है तो सिर्फ लोकसभा में, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है। और ठीक है, लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है, और प्रेसिडेंट खुद से भी चाहे तो हटा सकता है। हटाना आसान है, लगाना उतना आसान नहीं है। 1 महीने के अंदर अप्रूवल लेना होता है, एंड जब ये लग जाती है तो हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट टू विच आर दोस टू, 20 and 21। 20 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेज, 20 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेज जिसमें नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, नो डबल जीओपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन आता है। 21 इज राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी। एंड आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो हमें 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, सामरो, वो जो है अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में लग जाता, सॉरी वो तो लगता ही नहीं, आर्म्ड बिल के ग्राउंड में अगर इमरजेंसी लगी है तो वो आर्टिकल नंबर 19 के 6 फंडामेंटल राइट वो भी सस्पेंड नहीं हो सकते। ठीक, 19 वाला मतलब नेशनल इमरजेंसी वाला समझ गए। देन आते हैं इधर पे आ जाओ, प्रेसिडेंट रूल पे। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल को ही हम स्टेट इमरजेंसी बोल देते हैं। वो 2 ग्राउंड में लगती हैं, और वो 2 ग्राउंड लिखे कहाँ हुए हैं, 356, 365, 356, 365। 356 में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, 365 में स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ ऑल द डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन ने बोला ए स्टेट ये कर लेना, कर ही नहीं रहा, ए स्टेट हेलो भाई सफ़ेद शर्ट ये कर लो, कर ही नहीं रहा। अमित शाह बोलेंगे लगाओ जरा, लगाओ तो इमरजेंसी, तो वैसा टाइप है, सफ़ेद साड़ी ममता बनर्जी से सुन ही नहीं रही, ठीक है लगा दी इमरजेंसी। तो ये होता है उसमें 356 और 365 में ग्राउंड, और 360 में क्या है, और ये कितनी बार लगी है, ये भैया कितनी बार नहीं लगी, बहुत बार लगी है। कहाँ लगी है सबसे ज़्यादा, ये पूछता है कहाँ लगी, मणिपुर में कितनी बार, 11 बार, ऐसे 10 बार पड़े थे, नहीं अभी रिसेंट में इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है, तो 11 बार है वहाँ पे, ठीक है, और मणिपुर में सबसे ज़्यादा, देन यूपी में है, सबसे पहली बार पंजाब में लगी थी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 370 में है, 360 में, और वो आज तक कभी नहीं लगी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट, एंड दैट इज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस, कैन जो होता है ना, ये जो होता है इट इज़ ऑपोजिट ऑफ एक्सट्रीम कीवर्ड। एक्सट्रीम कीवर्ड इज ऑल, नेवर, नन, ऑलवेज, दीज आर एक्सट्रीम कीवर्ड्स। दिस इज जनरलाइज कीवर्ड, कैन, मे, माइट, मतलब ये हो सकता है, एग्जामिनर बच के खेल रहा है। ठीक है, कैन रिड्यूस हो सकता है, वो अगर बोलता मस्ट रिड्यूस, ऑलवेज रिड्यूसेस, वो गलत होता है फिर। ठीक है, द प्रेसिडेंट अगर यहाँ पे तो मस्ट रिड्यूस, उसको करनी ही करनी है। अरे भाई क्यों करनी है, अगर लग रहा है मैं प्रेसिडेंट को तो कर देगा। ठीक है, तो कैन रिड्यूस द सैलरीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग जजेस, यस। ठीक है, किसी की भी कर सकता है वो। अब यहाँ पर बिल्कुल आप बोल सकते हो सर यहाँ तो सर ऑल है, बिल्कुल है यहाँ पे, वो अगर आप लॉजिक लगाओगे तो उस हिसाब से गलत हो जाएगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 356 पर्टेन्स टू फाइनेंशियल, बहुत आसान है ये पूरा क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि 356 में लिखा है फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और हमें पता है ये चीज़, तो हमें पता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी 356 में नहीं 360 में, गलत। और ये अगर गलत है तो ये आपका गया, पहला वाला अपने आप सही हो गया, दूसरा वाला बस हमें देखना है तो सही है कि नहीं। पहला वाला नहीं भी पता था तो भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, अगर आपको नहीं पता था, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा रिटन एडवाइस चाहिए होती कि नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं था यार, हमने नहीं पढ़ा था। कोई नहीं, 3 को एलिमेंट करो, पहला वाला अपने आप सही हो गया। ठीक है, दूसरा वाला बस देखना था, दूसरा वाला भी सही है। ठीक है, क्योंकि वो रिड्यूस कर सकता है, और आज तक नहीं लगी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हेडक्वार्टर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ICJ इज लोकेटेड इन द जेनेवा स्विट्जरलैंड। नो, ILO, WHO, WTO, WMO, ये सब हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में, नॉट ICJ। ये कहाँ पे, द हेग नीदरलैंड्स में। ओके, गया हो गया, ख़त्म। ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये कहाँ, IMF कहाँ है, IMF वाशिंगटन DC में, बिल्कुल सही है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों वाशिंगटन DC में, दोनों 1944 की ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बने थे USA में। उनके साथ एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बना था, वो खत्म हो गया। तो देन आया था एक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको गट्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, गट्ट के नाम से जानते हैं। देन गट्ट को रिप्लेस कर दिया था किसने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, WTO ने उसको रिप्लेस कर दिया था कब, 1994 में, 1994 में। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी इकोनॉमी से बम शॉट किए थे और बम से उड़ा दो इसको। हायर CRR रिड्यूसेस, अब ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है कि एकदम लोलू टाइप क्वेश्चन है, इसमें तुम दिक्कत मत करना। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे ना था बम शॉट लिया, वो
किया, जहाँ से भी किया, जैसे भी किया, ये आसान है। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ये RBI बोलता है जानकार रहो, सतर्क रहो, पहली। दूसरी चीज़ ये बैंक से बोलता है कि सुनो, तुम्हारे पास जो भी लाइबिलिटीज़ आएंगी, दैट इज अ सर्टेन पार्ट ऑफ NDTL। व्हाट इज NDTL? नेट डिमांड टाइम एंड लाइबिलिटी। व्हाट इज लाइबिलिटी? डिपॉजिट्स टू अ बैंक इज इट्स लाइबिलिटी। बैंक में डिपॉजिट्स जो आ रहे हैं वो उसकी लाइबिलिटी हैं। वो दो तरह की हो सकती हैं, डिमांड एंड टाइम। टाइम को टर्म बोलते हैं, डिमांड मतलब सेविंग अकाउंट का पैसा, करंट अकाउंट का पैसा। टाइम में टर्म लाइबिलिटी होती है, FD RD ये सब, ठीक है। तो उसका सर्टेन पार्ट आपको कैश के फॉर्म में हमारे पास आके जमा कर देना है, वो CR है। और अपने पास आप मेंटेन कर सकते हो GSEC, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड इनके फॉर्म में, दैट इज SLR। SLR में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, CRR में नो इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये सही है। अब बैंक्स हैव टू कीप मोर रिजर्व विद RBI रिड्यूसिंग लेंडेबल फंड्स। ये बोल रहा है पहला वाला कि अगर CRR ज़्यादा है, हाई है, इट रिड्यूसेज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? तरलता क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, कैश। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, कैश इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये हम करेंसी डिपॉजिट इशू में भी पढ़ते हैं CDR में, लेकिन खैर छोड़ दो। तो लिक्विडिटी का मतलब है पैसा, पैसा, कैश। और हमें पता है CRR बढ़ा दो, SLR बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो, MSF बढ़ा दो, सब बढ़ा दो, लिक्विडिटी कम हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? टाइट, डियर, हॉकिश, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यही बोलते हैं। टाइट, डियर, हॉकिश, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये अब हम कब करते हैं? कब करते हैं? कैसी सिचुएशन होती है? इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन होती है। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब लोगों के हाथों में बहुत पैसा है और उसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्या करना है? कंट्रोल करना है। और यही सारे CRR को घटा दो, SLR को घटा दो, बैंक रेट घटा दो, रेपो रेट को घटा दो, रिवर्स रेपो रेट को घटा दो, तो आपकी लिक्विडिटी चली जाएगी इकोनॉमी में। वो होती है एक्सपेंशनरी या डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो पहला वाला सही है और उसका वो सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर ऑप्शन नंबर A। कोई है सर जिसको दिक्कत हो समझने में? अगर है ना तो वो इकोनॉमिक्स वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। ये वाला करते हैं 14th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसिड्स रिलीज H+ आयंस इन एक्वा सोल्यूशन हैव अ pH लेस देन 5। बिल्कुल सही है। एसिड क्या होते हैं? जस्ट प्लस H+ आयंस को रिलीज करते हैं, pH 7 से कम होता है, बिल्कुल ठीक है। बेसेस आर बेटर इन टेस्ट, स्लिपरी होते हैं, एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज, ओके, कॉशियस हो जाओ, अवेयर हो जाओ, ऑलवेज, हमेशा। सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। भाई सॉल्ट वाटर तो सुने थे, ये हाइड्रोजन गैस कब से निकलने लगी भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A। अब हाइड्रोजन गैस निकलती है, कब निकलती है? जब मेटल की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, तो उसको मैश बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैश बोलते हैं। मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? उदासीकरण अभिक्रिया कैसी होती है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट निकलती है जिसमें एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और बना देता है सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये डिपेंड करता है कि जो एसिड या बेस कैसा है। अगर एसिड स्ट्रांग है सॉल्ट एसिडिक होगा, अगर बेस स्ट्रांग है तो सॉल्ट बेसिक होगा, अगर दोनों ही स्ट्रांग है तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा, और दोनों ही वीक है तो भी सॉल्ट न्यूट्रल होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप pH स्केल को भी रिकॉल कर सकते हैं। pH स्केल जो स्टार्ट होती है 7 से जाती है 14 से, ये है कि इसकी न्यूट्रल वैल्यू, यही तो तुम फंस गए। न्यूट्रल वैल्यू 7 होती है इसकी, ठीक है, जो किसकी होती है? डिस्टिल्ड वाटर की होती है। 7 से जितना तुम कम जाओगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, वो उतना ही ज़्यादा H+ आयंस को रिलीज़ करेगा, उतने ही ज़्यादा H+ आयंस को रिलीज़ करेगा, उतना ही ज़्यादा H+, ठीक है। जैसे ही तुम राइट साइड में जाओगे उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, तो उतना ही ज़्यादा वो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज़ करेगा, उतना ही ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज़ करेगा। pH में फुल फॉर्म होता है पोटेंस पावर ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ P का मतलब होता है पोटेंस जर्मन लैंग्वेज में, ओके, ठीक है। माइनस लॉगरिथमिक ऑफ H+ होता है इसका फॉर्मूला, अगर हम उसका एसिडिटी का वो निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये बताओ कि वो कौन से बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बेसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज एल्कली, ठीक है। और मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। जो पहला ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, हलीना, कब्र से फरार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, उनको हम एल्कली मेटल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो मेटल है, उनके ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे और वो सारे पानी में घुल जाते हैं, तो इसलिए उनको एल्कली मेटल बोलते हैं। तो ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सबका सही है बिल्कुल। और ये बात यार बहुत अच्छी लगी देखिए कि यू आर कॉन्टिन्यूस, दैट मीन्स कि आप सभी लोग फोकस किए हुए हैं, क्योंकि जिसके बस की बात नहीं होगी, दिमाग में उतना कुछ नहीं कर पाएगा, वो नहीं टिक पाएगा इतनी देर। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। 15 पे आ चुके हैं, बस 10 क्वेश्चन और बाकी। इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनहेरिटेंस एंड जीन एक्सप्रेशन। तो इनहेरिटेंस और जीन एक्सप्रेशन के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। डोमिनेंट ट्रेट्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। ना व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस? तो जैसे जैसे कि हमारी नाक कैसी है, हमारी हाइट कैसी है, हमारे बाल कैसे हैं, सब मम्मी और पापा से हमें अलील मिलते हैं, जीन मिलते हैं, ठीक है, अलील्स। तो जो अलील होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये होता है कैपिटल T, टॉल, हाइट का ले लेते हैं, ठीक है। तो ये
मम्मी से मिला और पापा से मिला, मम्मी से भी मिल गया। पापा से मिला, मम्मी से शॉर्ट हाइट का मिला, ठीक है। पापा से भी शॉर्ट हाइट मिला और मम्मी से भी शॉर्ट हाइट मिला। ये जो दोनों है ना, ये दोनों ये होमोजाइगस हैं, बिकॉज दोनों सेम तरह के अलील मिल रहे हैं, इनको होमोजाइगस बोलते हैं, और इनको हेट्रोजाइगस बोलते हैं, ख़त्म बात। तो बोल रहा है कि डोमिनेंट ट्रेट ही हमेशा एक्सप्रेस होगा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में, दोनों में ही अगर बात करेंगे तो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट ही निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे भी है, तो जो डोमिनेंट वाला है वो एक्सप्रेस करता है खुद को, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने जो है 3 नियम दिए थे। मेंडल को फादर ऑफ हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। 3 नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही बोलता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, और जो रेसेसिव है कैरेक्टर उसको वो मास्क कर देगा, वो छिपा देगा, ठीक है। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जो ये बोलता है कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो पेयर्ड अलील होते हैं किसी ट्रेट के लिए, किसी भी ट्रेट के लिए, हाइट के लिए, कलर के लिए, वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ईच गैमीट में वो सेपरेट जाते हैं, ठीक है। देन तीसरा है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो ये बोलता है अलील्स डिफरेंट ट्रेट्स के लिए सेग्रीगेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता है अगर अलग अलग ट्रेट की बात हो रही है तो, ओके। तो पहला वाला सही है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। और ये मैं लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको मैं टफ की कैटेगरी में डालूंगा, इट इज़ टफ, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन द जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। सिर्फ तभी ये है जब दोनों अलग अलग, तो ओनली क्या है? एक्सट्रीम कीवर्ड है, ओके। फिग्नोटाइप इज द ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप एंड इज ऑलवेज, ये भी एक्सट्रीम कीवर्ड है अगर हम देखें, आइडेंटिकल टू, यानी बोल रहा है कि जो जीनोटाइप है वो फिनोटाइप है, वो हमेशा सेम होते हैं। क्या होते हैं जीनोटाइप? जीनोटाइप होता है आपका जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप। फिनोटाइप होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन, ठीक है। और ये प्यूनेट स्क्वायर है, ठीक है। प्यूनेट स्क्वायर बनाता हूँ मैं, और इस प्यूनेट स्क्वायर में ये F2 जनरेशन, लेट मी टेल यू, F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जहाँ पर एक ही ट्रेट को हम लेते हैं उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ओके। चलो, तो यहाँ पर देखो टी भरेंगे, यहाँ पर स्मॉल टी और ये कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी और टी, ठीक है। तो यहाँ पर पता है जीनोटाइप, रुक जाओ, फिनोटाइप पहले लिखते हैं कि नहीं, पहले जीनोटाइप तो हमें समझ में आ जाएगा, जीनोटाइप लिखते हैं, ठीक है। तो जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यही देखने को मिला। अब इसके रेशियो पे आते हैं। कैपिटल टी कितने मिले? 1। स्मॉल टी कैपिटल टी कितने मिले? 2। स्मॉल टी 1। तो ये रेशियो है जीनोटाइप का 1:2:1। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिनोटाइप, दैट इज फिजिकल एक्सप्रेशन, तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, बट ये शॉर्ट होगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर क्या है, शॉर्ट हैं, तो ये शॉर्ट होगा। लेकिन ये टॉल और ये टॉल दोनों टॉल होंगे, ये प्योर टॉल होगा और ये जो है इम्प्योर टॉल आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो टॉल इज टू शॉर्ट का रेशियो क्या आएगा? टॉल कितने हैं? 1, 2, 3 और शॉर्ट 1 है, तो 3:1। तो क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम है? आंसर इज नो। तो तीसरा लॉ होगा गलत, तीसरा गलत होगा, क्योंकि यहाँ से हम ये तो बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं कि यहाँ भी एक्सट्रीम कीवर्ड है, यहाँ भी एक्सट्रीम कीवर्ड है, बट आप ये ऑप्शन पढ़ के साफ साफ बोल सकते हो कि कोई 2 स्टेटमेंट तो गलत हो ही नहीं सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या तो सारे सही होंगे या एक ही गलत होगा। तो भाई इन दोनों में मुझे पिकअप करना है, और ये भी मैंने आपको बता दिया, तो तीसरा वाला गलत होगा, ठीक है। तभी मैंने बोला ऐसा नहीं कि ओनली तो वो खड़ाक से गलत मार दिया, ठीक है। थोड़ा समझना है आपको, सोचना है। तो आंसर ऑप्शन सी। ये तो आसान है यार, सिंपल मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग भी आएगा, असर्शन रीजन आएगा, स्टेटमेंट आएगा, मैचिंग आएगा, वन लाइनर भी आएगा। तो शशि थरूर हम पढ़ते रहते हैं। ये एनर ऑफ डार्कनेस, इनकी कौन कौन सी एनर ऑफ डार्कनेस है? YIM हिंदू है, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर है, अम्बेडकर लाइफ है शशि थरूर की। अरुंधति रॉय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिनको लिए इनको बुक का प्राइज़ मिला था, पहली इंडियन थी जिनको बुक का प्राइज़ मिला। और मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड ऑर्डिनरी मैन्स गाइड टू एम्पायर इनकी किताबों के नाम है। और अभी इनको पेन पिंटर प्राइज़ से नवाजा गया, आज ही बताए थे आपको करंट अफेयर शॉर्ट वाली क्लास में, पेन पिंटर प्राइज़ अरुंधति रॉय को। और अच्छा ये बताओ कि 2025 का जो बुक का प्राइज़ है वो किसको मिला है, जो कन्नड़ के लिए मिला है? जल्दी से बताओ, ठीक है। तो बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और आपकी S राधाकृष्णन की हो जाएगी फिलॉसफी ऑफ द नेशन, ओके, ठीक है। ये रट लेना, क्योंकि अभी 12th वाले में पूछ रहा है अच्छे से अच्छा खासा। और मैंने इसकी फैट मैन की PDF परमार SCC टेलीग्राम पे फ्री में डाल रखी है, तो वहाँ से फाइल सेक्शन में जाना और उसको कर देना, उससे बाहर नहीं आएगा आपका, ठीक है। मैच दी दिल्ली सल्तनत रूलर्स विद देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन से आपको मैच करना है, ओके।
एक सेकेंड रुकना, बैटरी डाउन हो गई थी, एक सेकेंड। तो मैच करना है तो इल्तुतमिश, अब इनके टेन्योर लिखो, ठीक है। टेन्योर 1236 से लेके, हाँ गए काम से, 1210 से लेके 1236, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, 1316 मर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक का बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे इल्तुतमिश का वाले मैच करते हैं। इल्तुतमिश, सेकेंड रुकना, इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? सिल्वर टंका, कॉपर जीतल, इक्ता सिस्टम लाया था, या चहलगानी सिस्टम लाया था, 4 चीज़ें। और लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट भी इसी ने ही सबसे पहले किया था, ठीक है। ये तो दोनों तरफ से कौन भाई, 2 ही ऑप्शन दिखा है मतलब। सिक्योरिटी का इलाज करिए, चलो। तो इल्तुतमिश, ठीक है। तो सिल्वर टंका, कॉपर जीता, इक्ता सिस्टम, चहलगानी सिस्टम ये लाया था इल्तुतमिश, ठीक है। और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसने कंप्लीट करवाया था। इक्ता सिस्टम को ख़त्म किसने किया था? अलाउद्दीन ने ख़त्म किया था। चहलगानी को किसने ख़त्म किया था? बलबन ने ख़त्म किया था। तो इल्तुतमिश, और इससे क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली सल्तनत से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ए का 2, ठीक है। अलाउद्दीन भैया क्या किए थे आप? तो मार्केट कंट्रोल कैसे किए थे? 3 तरह की इन्होंने मार्केट बनवाई थी, एक गुलामों के लिए, स्लेव के लिए, एक कपड़ा की, और एक मंडी यानी कि ग्रेन्स की मार्केट बनाए थे, ठीक है। जो कपड़ा वाली बनाए थे उसको सराय आदिल बोलते थे। इनको मेंटेन करने के लिए सराय अपॉइंट कर रखे थे, यानी कि सहनाई अपॉइंट कर रखे, सहना ऑफिसर होता था। जैसे कि ग्रेन मार्केट के लिए सहनाई मंडी अपॉइंट कर रखा था ऑफिसर, जो सब कुछ देखता था। बरीद और मुनैया ये स्पाई हुआ करते थे, यानी कि जासूस हुआ करते थे, जो सारी चीज़ें देखते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे बताया एक सिस्टम ख़त्म किया था, जो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। प्लस अलाई दरवाज़ा इसने बनाया, अलाई फोर्ट बनवाई इसने, जो कि एंट्रेंस है अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का। और कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का किसने कंप्लीट करा था? इल्तुतमिश ने बनाना शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। और थोड़ा सा उसमें एक ऊपर का माला फिरोज शाह तुगलक ने भी बनाया था। प्लस अलाउद्दीन का मिलिट्री कमांडर का नाम मलिक काफूर था, जो कि 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, जो 1000 दिनार में गुजरात एक्सपेडिशन से अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। और उसने साउथ इंडिया में एक्सपेडिशन किए थे, किसके लिए? अलाउद्दीन के लिए। जहाँ पर उसने यादव ऑफ देवगिरी को हराया था, होयसाल ऑफ हालेबीडू को हराया था, और जो ककातियाज ऑफ वारंगल उनको हराया था, और पांड्याज ऑफ मदुरई को हराया था। इन चारों को हरा के जो है लूट के ले गया था कौन? मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी के नाम से। इन्हीं के टाइम पे आमिर खुसरो थे, आमिर खुसरो को तोते हिंद का टाइटल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिन्होंने नूह सिफर लिखा था। नूह सिफर किसने? आमिर खुसरो ने, जिनको कि फादर ऑफ कवाली के नाम से जानते हैं। डू यू नो क्या जो सितार है वो भाई अपने जो आमिर खुसरो हैं उन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। चलो, तो मेरा क्वेश्चन ये आमिर खुसरो से थे कि सरस्वती जी क्या किया था? फिर सरस्वती जी के हाथ में वीणा देखने को मिलता है, विच इज़ वहीं से एक्चुअल में सितार इवॉल्व हुआ, लेकिन खैर उस डिबेट को छोड़ते हैं। तो 2-1। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? इसने तो इसको वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। इसने कैपिटल शिफ्ट किया था फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद या देवगिरी। इसने क्या किया था? खुरासान एक्सपेडिशन, कराची एक्सपेडिशन, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी इसने। प्लस साथ ही साथ इसने क्या बनाया था? दीवाने कोही, विच इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देन मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करेंगे तो इसने जो लो पोस्ट पे थे, जैसे 2 गार्डनर थे, लाडा पीरा, वाइन डिस्लर था, ठीक है, इन सबको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट कर रखा था। और इस बात की मेंशनिंग करी थी ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपनी किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही में, ठीक है। इसके बाद आता है फ़िरोज़ शाह तुगलक, जिसने कि एक तो 2 डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किए थे, दीवाने बंदगान डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, और दीवाने खैरात डिपार्टमेंट ऑफ डोनेशंस। एंड साथ ही साथ इसने कुतुब मीनार का ऊपर वाला माला बनवाया था, जो कि 5 स्टोरेज हैं, टोटल 5 स्टोरेज हैं किसमें? कुतुब मीनार में। उसकी हाइट बताओ। और इसने एग्रीकल्चर के लिए बहुत काम किया था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। प्लस इसने एक सिटी भी इस्टेब्लिश करी थी अपने भाई, मतलब जो कज़िन था उसके नाम पे, जिसको कि हम जौनपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका नाम प्रिंस जौना हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक का। ओके, क्लियर है? अब मैच कर लो अपना भैया, ठीक है। सी वही मैच होगा, मैच कर लो अपना, ठीक है। अरेंज दी फॉलोइंग जियोलॉजिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सबसे पहले अलाई दरवाज़ा। और कुछ तुम्हें लगे ना ऐसा कि
हाँ बिल्कुल सही है। तुम्हें लगे ना कि भाई सर ये वाला फैक्ट मिस हो गया, अब लिखो यार, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है ना, फैक्ट इधर से फैक्ट उधर से फैक्ट, एकदम लिखो। कमेंट में तुम लिखोगे, तुम्हें हो सकता है याद ना आए, किसी ने कमेंट में लिख दिया, ठीक है, तुम्हें याद आ जाएगा। हो सकता है कि तुम्हें याद आ जाए, तुमने लिखा किसी को, तो ये वो माइंडसेट छोड़ दो जो नहीं, वो स्कूल में हम पढ़ेंगे नहीं, किसी के सामने नहीं पता चल जाएगा पढ़ रहे हैं, हम घर में जाके आराम पढ़ेंगे ताकि किसी को पता ना चले। ये बचकानी हरकतें छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। यहाँ पे इतने लोग हैं, किस किस से छुपाओगे तुम? नहीं, किस किस से छुपाओगे तुम? तो अरेंज द फॉलोइंग जियोलॉजिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू मोस्ट रिसेंट। तो बताओ क्या हुआ था सबसे पहले, क्या हुआ था पहले? मैं एक दिन खड़ा था यहीं पे ऐसे, ठीक है, फिर मैंने देखा कि पूरा जो ये लैंड मास है वो एक साथ है। उसको बोला मैंने क्या, पैंजिया, ठीक है, उसको बोला पैंजिया, और इसको बोला पूरा पैंथालासा। फिर एक दिन मैंने देखा यार, मैं मतलब थोड़ा खा भी गया, देखा है पैंजिया टूट रहा है, ये टूट गया। तो ऊपर वाला हुआ लॉरेशिया और नीचे हुआ वाला गोंडवाना लैंड, ठीक, गोंडवाना लैंड, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। देन फिर इंडिया को लगा यार यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, ऊपर की ओर चलते थोड़ा सा। देन इंडिया ऊपर की ओर आया, ऊपर की ओर ड्रिफ्टिंग हुआ, फिर वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, बीच में टेथीस सी था, टेथीस सागर और भट्ट से टकराया, और भम्म से बन गया क्या यहाँ पे, हिमालय बन गया, ठीक है। किसी ने 100 रुपये भेजे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछेगा। FRB फैटमैन नहीं कि हूँ हॉस्पिटल में एडमिट थी 2 मंथ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, अगर आपके बॉम्ब शॉट कर लूँ पूरे सही से तो बिल्कुल एन परमार जी, ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं या कर सकती हैं जो भी हैं आप, ठीक है। आई थिंक करी थी, अच्छा ठीक है, तो एन परमार जी आप कर सकती हैं, ठीक है। तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि मतलब ऐसा हो गया है, हाँ, मतलब फैटमैन नहीं है तो आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल ठीक है, आप करो, ठीक है। एक चीज़ करो, अच्छे से पकड़ो, जैसे आपने वो बॉम्ब शॉट बोला, बिल्कुल इकोनॉमिक्स का बॉम्ब शॉट कर लो, और अभी थोड़ा सा देखते हैं 31 जुलाई के बाद कैसी क्या चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से आगे देखेंगे। बाकी आप चिंता मत करो, एग्जाम में जाओगे तो वेल प्रिपेयर्ड करके भेजूँगा आपको, ठीक है। चलो, तो और काफ़ी लोग को ये भी बोलते हैं कि परमार सर जो है ये सीरीज ले ली FRB, अब देखो बम शॉट ले रहे हैं सर सीरीज, तो आप समझ में आए क्यों लेते हैं। अब जो लोग मान लो ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो सारी FRB नहीं कर सकती, एक इन्होंने लेक्चर पकड़ा, वो जो उनको आउटपुट दे देगा, वो और कोई ना तो मेरा बैच दे पाएगा ना तो FRB सीरीज़ दे पाएगा। तो सब के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रेकअप ऑफ पैंजिया होगा, पैंजिया ब्रेकअप होगा सबसे पहले, तो काम यही होगा ना। और यहाँ एक सेकंड, ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने, अल्फ्रेड वेगनर ने, और थ्योरी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ओके। तो सबसे पहले तो ब्रेकअप हुआ होगा पैंजिया का, हिमालय तो बाद बने होंगे ना, ओपनिंग ऑफ अटलांटिक ओशन, कैसे ओपन हुआ होगा अटलांटिक ओशन, जब ये सब दूर दूर गए होंगे तब अटलांटिक ओशन यहाँ पर बन गया होगा बीच में, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब मुझे बताओ हिमालय पहले बने होंगे, वेस्टर्न घाट, तो भाई ये पूरा जो पेनिनसुलर ब्लॉक है बहुत पुराना है इसका। जब ये साउथ में था इंडिया, तो जब ये ऊपर मूव कर रहा था तो यहीं पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे, उसी से ही बना था ये। अच्छा हाँ, तुमने कभी सुना है कि काली मिट्टी यहाँ मिलती है और काली मिट्टी जो है डेक्कन ट्रैप में मिलती है, और ये जो है वॉल्केनिक ओरिजिन की है। तो तुमने कभी विचार किया है कि भारत में तो वोल्केनो हम 2 ही पढ़ते हैं, बैरन आर्कोंडम, और वो भी कहाँ मिलते हैं, अंडमान निकोबार में। यहाँ कहाँ से यहाँ तो कभी वोल्केनो नहीं दिखा था, है नहीं, लेकिन था, बहुत पहले वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, उससे बने थे, उससे ही सब ये बने थे। हिमालय तो जब जाके टकराया तब बने ना, तो ये पहले बन गए होंगे वेस्टर्न घाट, ध्यान रखना है। तो वेस्टर्न घाट पहले होगा, फिर हिमालय होगा, देन सबसे पहले तो ये ब्रेकअप हुआ होगा, और ये 1342 ऑप्शन नंबर है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति हुई थी। द रिवोल्ट बिगैन विद द म्यूटिनी ऑफ सिपाही, सिपाही मतलब सिपाही बैरकपुर में नहीं, देखो शुरू सिपाहीज की म्यूटिनी जो हुई थी वो बैरकपुर में नहीं हुई थी, एक्चुअल में ये हुई थी मेरठ में, ठीक है। बैरकपुर हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारे मंगल पांडे जी थे, ठीक है, जो हमारे मंगल पांडे जी थे, उन्होंने, वो कहाँ से थे, वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, ठीक है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे वो, और वो बैरकपुर बंगाल में थी, ओके, बस ये है। और फिर इनको फांसी हो गई थी 8 अप्रैल को, ठीक है, 1857 को। उसके बाद मेरठ में एक टुकड़ी थी, आई थिंक तब तकरीबन 90 लोगों की, 90 सोल्जर्स की, ठीक है, तो उसने रिवोल्ट कर दिया था मेरठ में, और मेरठ से शुरू हुआ था, और मेरठ से वहीं से शुरू हुआ था दिल्ली चलो, जो हम लोग 31 तारीख को करेंगे दिल्ली चलो, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को नहीं जाना है, सिर्फ टीचर्स का है अभी। तो एक 31 मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब दिल्ली चलो ये शुरू हुआ
10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो जाता है, पहला गलत तो ये दो गलत, दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। दैट इज़ वन ऑफ द इमीडिएट कॉज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। तो एनफील्ड राइफल का कारतूस का स्टार्ट हुआ था ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का, जिसमें कि पॉर्क यानी कि सुअर का जो मीट होता है और जो बीफ जो गाय का होता है वो लगाया गया था, और उसकी वजह से भड़क गए थे हिंदू मुस्लिम दोनों। तो ये तो सही हो गया, वैसे भी सही है। द रिवोल्ट वॉज कम्प्लीटली स्पॉन्टेनियस, पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस था, एंड लैक्ड एनी एलिमेंट ऑफ प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो एक्सट्रीम कीवर्ड थोड़े से मिल रहे हैं। अब एक्चुअल में ये जो तो मूवमेंट था ना, इसको हम एक प्लान्ड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बोलते हैं। यानी प्लानिंग भी थी, स्पॉन्टेनियस भी था, तुरंत भी था, लेकिन कहीं कहीं पे प्लानिंग में भी हमें देखने को मिली थी। तो इसलिए से, क्योंकि और अब मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट लेना है, ठीक है। अब मैं इसको सही मानूँ या गलत मानूँ, मुझे दिख रहा है कोई भी एलिमेंट नहीं था प्लानिंग का, पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस था। तो मैं ये ले सकता हूँ कि दो एक्सट्रीम कीवर्ड हैं, तो इसको मैं फिर गलत, और यहाँ पर गलत वो है भी बिल्कुल, ठीक है। 2 ओनली सही है यहाँ पे। रिकॉल कर सकते हैं कहाँ से किसने लीड किया, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, झांसी और फैज़ाबाद। तो फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से जनरल भक्त खान। मुगल रूलर कौन था उस समय, बहादुर शाह द्वितीय, या फिर बहादुर शाह जफ़र के नाम से जानते हैं, जिसको कि बाद में म्यांमार की जो रंगून जेल है उस वहाँ पर डिपोर्ट कर दिया गया था। और लखनऊ में बेगम हजरत महल, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम साहिबा थी, जो कि लास्ट नवाब थे अवध के। और कानपुर से नाना साहेब या फिर तांतिया टोपे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और किसने कहाँ से सप्रेस किया, जैसे कानपुर से कैम्पबेल ने किया था, लखनऊ से भी कैम्पबेल ने किया था, ह्यू रोज़ ने किया था झांसी से, दिल्ली से निकोलसन ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से किसने सप्रेस किया था। और बिहार से किसने लीड किया था, एक ज़मींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हुआ क्या था, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, जिसमें कि क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया था कि झोला झंडी उठा के वापस आ जाओ अपना। और बोर्ड ऑफ गवर्नर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी खत्म कर दिया था, और वॉइस रॉय बना दिया था, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय बना दिया था। और उस समय वॉइस रॉय कौन था, कैनिंग था। और क्या किया था, पील कमीशन का गठन किया था। पील आयोग ने क्या बोला था कि इंडियंस का जो नंबर है ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उसको कम कर दो। उस समय क्वीन कौन थी जरा बताओ। With reference to the early sessions of the INC, consider the following statement. 20th है, the first session of the INC was presided by Vomesh Chandra Banerjee and held in Bombay. सही है। जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है वहाँ पे हुआ था, 1885 में बना था। डफरिन उस समय वॉइस रॉय था, और उसमें जो है इसको फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था डफरिन ने, कि ये फैक्ट्री और राजद्रोह की एक फैक्ट्री है। लाला लाजपत राय ने एक दी थी यहाँ पर सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दी थी। और पहला सेशन वोमेश बनर्जी ने प्रिसाइड किया था। कितने लोग थे, 72 लोग थे। पहले पूना में होना था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया था, तो फिर यहाँ पर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। दूसरा वाला सेशन मद्रास में हुआ था, नहीं भैया कैलकाटा में हुआ था दूसरा वाला सेशन, तो 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया लिखी थी इन्होंने किताब, रस्त गुफ्तार लिखा था इन्होंने। और साथ ही साथ पहले इन्होंने पॉवर्टी लाइन भी दी थी, और साथ ही साथ इन्होंने रहनुमाई मजदयान सभा का गठन भी किया था। और पहले इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था, 1866 में बनाया था। इन्होंने कांग्रेस के 3 सेशन को प्रिसाइड किया था, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसको इन्होंने प्रिसाइड किया था, जो 1886 में हुआ था। तीसरा जो सेशन हुआ था कांग्रेस का वो 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी ने प्रिसाइड किया था, वो पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस के किसी सेशन को प्रिसाइड किया। वो दिन 1888 में इलाहाबाद में सेशन हुआ था, जिसको कि जॉर्ज यूल ने प्रिसाइड किया था। जॉर्ज यूल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करने वाला पहला अंग्रेज था, ब्रिटिशर था। ओके, ठीक है। मॉडरेट्स बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, पहला सही है, पहला सही है, ठीक है। देन मॉडरेट्स बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, प्रेयर पिटिशन, बिल्कुल PPP, प्रेयर प्रोटेस्ट, प्रेयर पिटिशन देन प्रोटेस्ट पे जाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, सीधा मारो, सीधा प्रोटेस्ट पे जाओ, ये था उनका, ठीक है। INC डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज जिसको बोलते हैं, ये तो लाहौर के सेशन में आया था भैया। लाहौर का सेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। किसने प्रिसाइड किया था, नेहरू ने प्रिसाइड किया था। और इसमें क्या बात कही गई थी कि आज से हमारा गोल पूर्ण स्वराज है। यहीं पर जो है सबसे पहले रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, और 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। तो भैया पहले दिन से हम पूर्ण स्वराज नहीं मांगे थे, ठीक है। ये तो बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर A 1 और 2, ओके। बाकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी ये बताना। फर्स्ट, जल्दी बताओ, फर्स्ट विमेन, इतना लंबा खिंच जाएगा मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन खैर कोई नहीं, अच्छा रिवीजन हो गया है ना। फर्स्ट विमेन, फर्स्ट इंडियन विमेन। और एक मीम देखा तुम लोगों ने पाकिस्तान का, और फर्स्ट विमेन, फर्स्ट इंडियन विमेन, और हाँ, गांधी जी ने एकमात्र सेशन प्रिसाइड किया है। तो फर्स्ट विमेन
कौन थी फर्स्ट वुमेन? एनी बेसन थी, ठीक है। इन्होंने जो कांग्रेस का 1917 में सेशन हुआ था उसको प्रेसाइड किया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 का कानपुर का सेशन में प्रेसाइड किया था। देन गांधी जी ने 1924 का, ये 5 का 1924 का बेलगांव का सेशन प्रिसाइड किया था, बेलगाम का। और एक चीज़ ध्यान रखने एकदम से दिमाग में आई थी, रुक जाओ बस थोड़ा सा। हाँ, स्प्लिट, सूरत स्प्लिट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 1907 में जो सूरत में सेशन हुआ था कांग्रेस में, वहाँ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट से बढ़ गए थे, सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। प्रिसाइड किसने किया था? रास बिहारी घोष ने प्रिसाइड किया था। देन 1916 में क्या हुआ था, ये फिर से एक आ गए थे, कहाँ हुआ था सेशन? ये हुआ था नलखऊ में, ठीक है, मतलब लखनऊ में। और यहाँ पर क्या हुआ था, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आ गए थे। एक्चुअली में एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाला गया था, देन एक्सट्रीमिस्ट को अंदर ले लिया गया था। इसको प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार जी ने। और यहीं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, ज्वाइंट पैक्ट, जिसको कि हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। करंट अफेयर क्लास हुई तो थी, बिल्कुल हुई थी, अपलोड है, ठीक है, रिकॉर्डेड में जाके देख सकते हो। हनुमान बेनीवाल सेट पाकिस्तान बिकेम आर बीवी ऑपरेशन सिंदूर। हाँ मैंने सुना वो कि भाई आपने उनकी मांग पे सिंदूर भरती, मैंने देखा वो। खैर, अच्छा, हनुमान बेनीवाल, अभी एक क्वेश्चन बनाते हैं तुम्हारे हनुमान बेनीवाल से। हनुमान बेनीवाल जो है कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? वो वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, सबसे पहले। Consider the following statement regarding the salient feature of the Indian Constitution. It is a federal constitution with a unitary bias. Yes, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है विद यूनिटरी बायस। अब इस पे भी यार काफ़ी लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं ज़्यादा लंबे पे जाऊँगा नहीं। फेडरल का मतलब होता है जहाँ पर इक्वल डिवीजन होता है पावर्स का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। लेकिन हमें पता है कि डिवीजन है पावर का सेंटर स्टेट का। कैसे पता चलता है? जैसे 7th शेड्यूल में चले जाओ तो 7वीं सूची में आपका एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। संघ सूची है, राज्य सूची और संवर्ती सूची है, 3 सूचियाँ हैं। तो उससे हमें पता चलता है पावर डिवीजन है। बट हमें पता है ये भी है कि यूनियन के पास पावर ज़्यादा है, जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज क्लास 7 बजे से शुरू हुई है, कल 6:30 से शुरू होगी, ठीक है, सो दैट हम थोड़ा पहला टाइम लेके चलेंगे, ठीक है। कल से 6:30 से शुरू होगी। तो हाँ जी, तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो यूनियन का प्रिवेल करता है, ध्यान रखना है। कॉन्करेंट लिस्ट हम ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। और ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि स्टेट यूनियन के सब्जेक्ट में, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में पहले 97 हुआ करते थे, अभी 100 होते हैं, ठीक है। स्टेट में पहले 66 थे, अभी 61 है, 66 से 61 हो गए। और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 से 51 हो गए, यानी यूनियन और कॉन्करेंट में बढ़े हैं, स्टेट में घटे हैं। तो ये हमें चीज़ याद होनी चाहिए, रटाई होनी चाहिए कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे तो कानून नहीं बना सकता है स्टेट, लेकिन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे यूनियन कानून बना सकता है। कब कब केसेस में बना सकता है? अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, अगर राष्ट्रपति शासन लगा हो, अगर 2 से ज़्यादा राज्यों ने बोला है कि प्लीज़ बना दो हमारे लिए, अगर किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इन्फोर्स करना है, या फिर राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया स्पेशल मेजोरिटी से। ये 5 ऐसे स्पेशल केसेस है जहाँ पर स्टेट लिस्ट पे यूनियन लॉ बना सकता है। ये तो बस मैंने एक इंसिडेंस बताया। एक इंसिडेंस और आप अगर जानना चाहते हैं तो गवर्नर जो अपॉइंट करता है, कौन? स्टेट प्रेसिडेंट करता है, जो सेंटर का पार्ट है, वो स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, दैट इज गवर्नर, उसको अपॉइंट कर रहा है। तो ये भी हमें क्या दिखा रहा है? यूनिटरी बायस या सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दिखा रहा है। इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉन्करेंट लिस्ट तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी बायस, जहाँ सेंटर के पास पावर ज़्यादा है, वो कहाँ से लिए हैं? हाँ देखो, राखी ने सही लिख रखा है पहले ही, ये हम कनाडा से लिए हैं, ठीक है। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर इन स्टेट, अगेन फ्रॉम कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। और कनाडा से कॉन्स्टिट्यूशन से ये भी हमने लिया है, जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, रेजिडुअरी पावर वेस्ट विद द यूनियन, यानी कि अगर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट आता है, तीनों में ही नहीं है, तो ऐसे पे हमारा देश का संसद जो है वो कानून बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है। तो ये बताना, ठीक है। अब ज़्यादा इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। किसको किसने क्वाज़ाई फेडरल बोला था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो केसी वेरे ने बोला था, ये नोट कर लेना ना पता हो तो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पूछेगा, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पूछेगा। एक सेकंड। और फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी अगर पूछेगा, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बोला था आइवर जेनिंग्स ने, ओके। पहला सही है। इट प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बरोड, बिल्कुल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो ब्रिटेन से क्या क्या बोरो गया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और प्रोरोगेटिव राइट्स बोरो किए हैं, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता बोरो की है, मार्शल लॉ बोरो किए हैं, खत्म। बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन, लिमिट्स, पार्लियामेंट्स पार्ट, हाँ याद आया,
याद आया मैं जब आर्टिकल 13 पढ़ा रहा था कि भैया केशवानंद भारती के 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो पार्लियामेंट तुम अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन खबरदार तुमने बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ भी लगाया तो, ठीक है। और अगर मान लो कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए बताओ इनमें से क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, तो अगर तुम्हें समझ, वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे आते हैं जैसे सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, ठीक है, तो ये सब आते हैं चीज़ें, लेकिन अब सब तो हम रट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव मार्क कर देना अगर समझ में ना आए तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर कभी आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, क्वेश्चन बन जाए इनमें से कौन सा स्टेट की डेफिनेशन में आता है, ऑल ऑफ दी अबव मार देना सीधा, 99% चांसेस सही होगा वो। क्यों? लॉ में आता है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एनी अदर जो हमारी पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं सब आती हैं स्टेट के तहत। BCCI लेकिन नहीं आती स्टेट में, बस एक केस हुआ था, उस पर डीप में नहीं जाएंगे, बस ध्यान रखना, ठीक है। 22, हाँ, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एम्फेसाइज एग्रीकल्चर, इरीगेशन, एनर्जी। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से लेकर 56 तक, ठीक है, 1950। इसका गोल क्या था? एग्रीकल्चर मेन था, ठीक है। टारगेट क्या था? 2.1%। अचीव कितना किया? 3.6%। हरा डोमर मॉडल पे बेस था, डैम वगैरह हमने बनाए थे, ओके। तो पहला वाला सही है। सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन PC महालनोबिस मॉडल और हैवी इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटाइज किया था, बिल्कुल। इसका मेन टारगेट था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। 3 स्टील प्लांट सेटअप किए गए थे, रावरकेला में, भिलाई में और कहाँ पर? दुर्गापुर में। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में। केला खाया था जर्मनी की हेल्प से, है ना, ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था सिलेक्शन पोस्ट में। और पिलाई करी थी किसकी? पाकिस्तान किससे मिलकर? रशिया। तो रशिया या फिर आप USSR बोल सकते हो, ठीक है, जो अर्स्टवाइल USSR था। और जो आपका दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल, दुर्गा जी की पूजा करी UK के साथ। तो 3 स्टील प्लांट सेटअप किए थे, एंड जो यहाँ पर हमने टारगेट रखा था दैट वाज 4.5% एंड वी अचीव्ड 4.2% समथिंग, ठीक है, इतना। और PC महालनोबिस ने एक जर्नल निकाला था जिस जर्नल को हम बोलते हैं संख के नाम से, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में उसको फाउंड किया था। 29 जून को इनके बर्थडे के दिन हम इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान वॉज द फाइनल प्लान बिफोर प्लानिंग कमीशन वॉज डिसॉल्व। बिल्कुल सही है, बिकॉज जो 12th 5 ईयर प्लान है इसका ड्यूरेशन था 2012 से लेकर 2017 तक, लेकिन 2014 में सरकार बदल गई, ठीक है, और फिर जो है 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को लाया गया था, ठीक है। तो पूरा नहीं हो पाया था। और हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 11th और 12th 5 ईयर प्लान का जो गोल था, ठीक है, वो क्या था। तो 11th का था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका था रैपिड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यहाँ पर बस सस्टेनेबल एक एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड हो गया, तो 12th वाले में ये चीज़ ध्यान रखना है, हाँ। अच्छा, 3rd का क्या था? सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी। 5th का क्या था? अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। कन्फ्यूजन होता है बस इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? और कुछ डाउट? बाकी तो 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन रिपीटेड करेंगे, तो वहाँ पे भी और चीज़ें देखेंगे, ओके। द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल 23rd है, 3rd लास्ट क्वेश्चन वाज मेनली अमंग दी पाल, गुर्जर, प्रतिहार, चोल। बिल्कुल सही, हमें पता है कि क्या बोल रहा है ये? क्या बोला? चोल कहाँ से आ गया भैया यहाँ पे? देखो तुम, तो हमें पता है कि यहाँ पे थे कन्नौज, यहाँ पे थे गुर्जर प्रतिहार, यहाँ थे पाल और यहाँ थे राष्ट्रकूट। तीनों में चल रहा था ये कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए क्यों चल रहा था? बिकॉज कन्नौज से होके उत्तर पथ भी जाता था और दक्षिण पथ भी जाता था कन्नौज से होके, तो ट्रेड रूट जो है दोनों कंट्रोल होते थे कन्नौज से। और यहीं पर पहले हर्षवर्धन की कैपिटल हुआ करती थी। पहले तो सबसे पहले मौखरी वालों की हुआ करती थी, मौखरी, ठीक है। फिर मौखरी का पूरा आपको पता है, एक नहीं होगा ना तो तुम्हें AI बेस्ड वीडियो देंगे कल या परसों में तुम्हें मिलेगा, तुम्हें देख के मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा अगर तुम्हें डाउट होगा तो, ठीक है। पहले मौखरी की कैपिटल थी, देन उसके बाद हर्षा की कैपिटल थी, हर्षा के डेथ के बाद देन इसके लिए कंट्रोल। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, चोला नहीं थे, गुर्जर प्रतिहार थे, पाल थे, चोला की जगह राष्ट्रकूट होगा। आशर्सन गलत है। अच्छा, खत्म हो गया भाई, रीज़न पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, समझ रहे हो, ज़रूरत भी नहीं है। यही होता है अगर ए और असरसन रीजन में क्या ना कि अगर दोनों में से एक गलत हुआ तुरंत आंसर आ गया। ऑल 3 एम टू कंट्रोल कन्नौज ड्यू टू इट्स सिंबलिक प्रेस्टीज। ये सिंबलिक प्रेस्टीज था वो, ठीक है, प्लस ट्रेड रूट भी इकोनॉमिक वो बहुत वो था। सिंबलिक प्रेस्टीज क्या था मैंने पढ़ाया था आपको, अगर आपको 3.0 में होगा आप, तो मैंने पढ़ाया था ये चीज़ कि भाई सिंबल इसलिए था बिकॉज वहाँ पर हर्षा रूल कर रहे थे एक टाइम पे, इसलिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट। तो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट है
ठीक है, आपने कर तो लिया ही होगा इस क्वेश्चन को पहले ही, नहीं किया तो पॉज करके कर सकते हो। वैसे तो मैं बता दूं कि आप फिर से भी लास्ट टाइम बता दूंगा कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो आप। तो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तो उसमें 2016 में इस चीज़ को लेके एक तो नेशनली डिटर्मिन्ड जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो साइन किए थे मतलब कंट्रीज़ ने, और प्लस कार्बन क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट निकल गया था। कार्बन क्रेडिट ये होता है जैसे मान लो कंपनीज़ है, जैसे मान लो कंपनी ए है कंपनी बी है, हर कंपनी को बोला जाता है कि भाई आप इतने जो है एक आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है, और एक कार्बन क्रेडिट मतलब 1 टन CO2 तुम एमिट कर सकते हो, या 2 मिला है तो 2 टन कर सकते हो, जितना भी मिला है, ठीक है। मान लो 2 कार्बन क्रेडिट मिले हैं तो 2 टन CO2 तुम निकाल सकते हो। मान लो तुमने 3 टन निकाल दिया, निकाला ना एक एक्स्ट्रा टन, दे दो पैसा, दे दो पैसा। अगर नहीं हमें देना डायरेक्टली तो किसी कंपनी से खरीद लो कार्बन क्रेडिट। कैसे? मान लो ये कंपनी भी है, इसको मिला था कि दो क्रेडिट खर्च कर सकते हो, इसने एक ही किया है, इसने बहुत ही ढंग से काम किया है, इसने उतना कार्बन एमिशन नहीं किया है, उसने उत्सर्जन नहीं किया है, तो इसका एक क्रेडिट बच गया, तो इसको बेच सकता है क्रेडिट। तो ये है कार्बन क्रेडिट का पूरा कॉन्सेप्ट। तो सर्टिफिकेशन परमिटिंग अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन टू एमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2, कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2 एमिट कर सकते हो, जहाँ पर 1 टन का एक क्रेडिट का मतलब है 1 टन CO2। ओके, दी लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट डेज वाला, स्टैटिक से है। एनवायरनमेंट डे हम 5 जून को मनाते हैं, इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च के, दोनों सही हैं, लेकिन हेरिटेज डे गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 ओनली होगा आपका, आई थिंक, हाँ सी, ठीक है। हेरिटेज डे 18 अप्रैल को होता है। और होमवर्क के लिए आप क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आपको रिकॉर्डेड में वो करना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। ओके, बाकी 1 मई को आपको पता है इंटरनेशनल लेबर डे होता है, और एक महान शख्सियत हुई उनका जन्म दिवस भी होता है ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर डे होता है 1 मई को, और 8 मई को रेड क्रॉस डे होता है, 31 मई को 8 मई को रेड क्रॉस डे होता है, 31 मई को टोबैको डे होता है, एंटी टोबैको डे होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है कि भाई जैसे आपने एक महीना पकड़ा और उस महीने के सारे याद कर लिए इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। वैसे तो अगर फैटमैन है तो वहाँ होगा, और नहीं तो फैटमैन की भी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी वेबसाइट में कहीं डालोगे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, कहीं पे भी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्वेश्चन मतलब होमवर्क वाला है, रिकॉर्डेड जब जाएगा तो आपको बताना है। और अच्छा 22 मार्च को क्या मनाता है, 22 अप्रैल को क्या होता है, और 22 मई को क्या होता है, जल्दी से बता दो। ये होमवर्क है, रिकॉर्डेड में बताना आपको, ठीक है। और ये सुन लो कैसे, पर डेली बेसिस पे परमार SSC टेलीग्राम पे 12-1 बजे के लमसम ये एक PDF मिलेगा। अब आंसर रखने नहीं रखने टेलीग्राम पे पोल करवा लेंगे, वो बता देना जैसा करना हो, ठीक है। एक क्विज़ मिलेगी, क्विज़ का लिंक भी मिल जाएगा, जो कि वेबसाइट ऐप दोनों पे दे सकते हो। ऐप में जो परमार अकेडमी ऐप है, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ पे लाइव टेस्ट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे अटेंड कर सकते हो, वेबसाइट में भी कर सकते हो। पहले PDF ओपन नहीं करना है, पहले तुम्हें क्विज़ देना है, देखना है तुमने कितना किया। सोल्यूशन भी तुमको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और डिटेल में सोल्यूशन कैसे क्या है, वो जो डिटेल में सोल्यूशन देखने के लिए कैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, और भयंकर रिवीजन के लिए, दिमाग फाड़ रिवीजन के लिए आप शाम की क्लास जो है 6:30 बजे, आज तो 7 बजे हुई, कल से 6:30 बजे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट हमारी क्लास मैक्सिमम 8:15 तक खत्म हो जाए। क्यों? भूख लगाती है यार 8:15 तक, दिक्कत ही है, ठीक है। तो 22 मार्च की अगर बात करेंगे तो वाटर डे, देन अर्थ डे, देन बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। पानी बचाया फिर उससे पृथ्वी बची, उससे जैव विविधता बच गई, बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट मत करना मैं आराम से लिखूँगा, ठीक है, बढ़िया राइटिंग वाइटिंग बना के, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन करना है। अब आप मुझे बता सकते हैं कैसा क्या रहा सेशन, और बाकी जो रिकॉर्डेड में भी आप बता सकते हो कैसा रहा सेशन, मज़ा आया कि नहीं आया। आंसर रखना सर, ओके। टेलीग्राम पे होगा, टेलीग्राम पे यार सभी लोग जाके 1 मिलियन कर दो कल तक, क्यों नहीं करोगे? 3-4 हज़ार बाकी हैं बस। और अभी इक्विटी का अपना एडिक्विटी का एक फेवरेट क्वेश्चन अभी अपलोड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसको भी देख लेना। बस अपलोड करने जा रहे हैं, 10 मिनट में अपलोड हो जाएगा, 5 मिनट लगेगा, ठीक है, 5 मिनट में। सर लव फ्रॉम नागौर राजस्थान, बिल्कुल हनुमान बेनीवाल जो नागौर राजस्थान से ही है, मतलब MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कतई फाड़, क्या बात है, मज़ा आ गया सर, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, मज़ा आ गया। 6 तक ऑफिस चलता है, 7 ठीक था, देख लो थोड़ा मैनेज कर लो यार, क्या है दिमाग फाड़ कार्यक्रम हो गया सर जी, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट वगैरह कुछ होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन ये नंबर सिर्फ तुम लोगों के पास होना चाहिए और किसी के पास नहीं। 8840286735, ठीक है, 8840286835। ये आपकी टेक्निकल क्वेरी के लिए नहीं है, ठीक है, टेक्निकल क्वेरी के लिए अलग है कि भाई वीडियो नहीं चल रहा, और इसमें भी आपको अगर कुछ दिक्कत होती है तभी आप मैसेज करिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर जी ये बोल रहे थे, हाँ बताओ सर, ये बोल रहे थे गुड मॉर्निंग सर, फिर हम चढ़ जाते हैं फिर इसी में गुड मॉर्निंग
गुड ईडीएम में, ठीक है। 9235798380, ठीक है 923। हाँ, इस पर आपको अगर वीडियो नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, तो ये टेक्निकल जो है तो वो है। बाकी अगर मुझे आप कुछ भेजना चाहते हो, इंपॉर्टेंट बताना चाहते हो कुछ, तो वहाँ पर बता सकते हो, भेज सकते हो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट लगे आपको, फालतू में नहीं, ठीक है। फालतू में नहीं मिलेगा, फालतू के लिए नहीं है कि भाई गुड मॉर्निंग सर, गुड ईडीएम सर, हाय सर, हेलो सर। परसों मिलते हैं, परसों मिलते हैं ना, अच्छा ओके। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। स्टबर्न बिल्कुल देखते हैं बॉम्ब शॉट का, अभी भी ये करो। थैंक यू, धन्यवाद।